मैं बेहद उलझन में नींद से जागा। मेरे ठीक नीचे एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो बुरी तरह रो रही थी, कांप रही थी और मुझे अपना पति बुला रही थी। उसके कंधों से खून बह रहा था और कपड़े फटे हुए थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मेरा नाम लू फोंग है। कुछ ही पल पहले मैं जंगल के बीचों बीच एक बेहद खास मिशन पर था और अब अचानक मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में कहां से आ गया। तभी मेरे दिमाग में पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। मेरा पुनर्जन्म महानली साम्राज्य की सीमा पर बसे सिवा नाम के एक गांव में किसी और के शरीर में हो गया था। जिस आदमी के शरीर में मैं आया था वह एक नंबर का कमीना, आलसी, पियक्कड़, गुंडा और बिल्कुल नकारा इंसान था। साम्राज्य खुद बर्बादी की कगार पर था। दुश्मन सीमाओं पर लगातार हमले कर रहे थे, भ्रष्ट अधिकारी जनता से अनाज का एक एक दाना नोच रहे थे और हर तरफ भूखमरी मची थी। इस प्रांत युजोऊ में परिवारों को अपनी फसल का 80% हिस्सा सीधे लगान के रूप में देना पड़ता था। 14 साल से ऊपर के हर आदमी को जबरन सेना की भट्टी में झोंक दिया जाता था। 13 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी करना मजबूरी था, वरना उनके परिवारों को कड़ी सजा दी जाती। मेरे सामने जो लड़की थी, वांग शिन, वह एक शरीफ परिवार से थी। उसे और उसकी बड़ी बहन को इस शरीर के असली मालिक से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उनके परिवार के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इस तरह मेरे पल्ले दो पत्नियां पड़ी जो आपस में सगी बहनें थीं। लेकिन उनके साथ इंसानियत से पेश आने के बजाय पुराने लू फोंग ने कुछ ही महीनों में उनका सारा दहेज शराब में उड़ा दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा, कोड़ों और सुइयों से तड़पाया और अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। जब मैंने उसे ढंग के कपड़े पहनाए और कहा कि मैं खाना ढूंढने बाहर जा रहा हूं, तो उसकी हवा टाइट हो गई। वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उसे किसी कोठे पर ना बेच दूं। उसने कस्में खाई कि वह मेरी हर बात मानेगी, अपने पिता से अनाज मांगेगी और कभी कोई शिकायत नहीं करेगी। वह मुझसे, या यूं कहें कि उस जालिम से खौफ खाती थी जो मैं पहले हुआ करता था। मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। मैंने उसे प्यार से समझाया कि वह घबराए नहीं, अब से मैं उसकी और उसकी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। ये वो लू फोंग था ही नहीं जिसे वह जानती थी। उसकी बड़ी बहन सुबह सुबह जंगली सब्जियां ढूंढने गई थी और अभी तक लौटी नहीं थी, जिससे मुझे थोड़ी फिक्र हो रही थी। लेकिन सबसे पहली मुसीबत बहुत साफ थी। हमें खाना चाहिए था। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पास जंगलों में जिंदा बचने की असली ट्रेनिंग थी। शिकार करना, मछली पकड़ना मुझे सब आता था। मैं इस हालात से निपट सकता था। मैंने तुरंत अपना फैसला लिया। पहला काम, जिंदा बचना। दूसरा काम, हर हाल में जिंदा बने रहना। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं। जब मैं निकलने ही वाला था, तभी बड़ी बहन वांचिन एक टूटी हुई टोकरी लेकर वापस लौटी। उसने अपनी छोटी बहन को रोते हुए देखा और तुरंत मुझसे मिन्नतें करने लगी कि मैं उसे छोड़ दूं और कहा कि वह जाकर जंगली सब्जियों का सूप बनाएगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, कांटों की वजह से उसकी पीठ पर लगी खरोंचों से तेजी से खून बहने लगा। अपने आंसू रोकने के लिए उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। मैंने उन दोनों से कहा कि वे घर पर ही रहें, जंगली सब्जियां खाएं और मेरा इंतजार करें। मैं असली खाना यानी मांस का इंतजाम करने जा रहा था। उन्होंने अविश्वास में एक दूसरे की शक्ल देखी, लेकिन जुबान लड़ाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। पुराना लू फोंग इतना हिंसक और सनकी था कि उन्होंने सिर्फ डर के मारे मेरी बात मान ली। मैंने भी उन्हें फालतू की सफाई देना जरूरी नहीं समझा। मेरा काम खुद ब खुद सब साबित कर देगा। मैंने एक थैले में अपना जंग लगा चाकू डाला और बाहर निकल पड़ा। मेरे पीछे मैं उनके रोने की आवाजें सुन सकता था। उन्हें लग रहा था कि मैं उस थैले में उन्हें कहीं बेचने ले जा रहा हूं। मैंने पहाड़ों का रुख किया। पास की नदी में अब शायद ही कोई मछली बची थी। भूखमरी के मारे लोगों ने उसे पहले ही साफ कर दिया था। लेकिन जंगली जानवरों के खौफ से बहुत कम लोग पहाड़ों में शिकार करने की हिम्मत जुटा पाते थे। इसलिए वहां अभी भी काफी शिकार मौजूद था। वैसे भी मुझे इस कमजोर और भूखे शरीर में दोबारा जान फूंकने के लिए असली मांस की सख्त जरूरत थी। यह पतझड़ का मौसम था, शिकार के लिए एकदम सही वक्त। मेरे पास कोई धनुष नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी का भाला था जो मैंने रास्ते में चलते चलते ही तराश लिया था। जैसे ही मैं पहाड़ी की ढलान पर पहुंचा, मुझे हर तरफ तीतर और खरगोश फुदकते हुए दिखाई दिए। मैं उन्हें नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकता था, इसलिए मैंने लताओं और डालियों का इस्तेमाल करके कई जाल बिछा दिए। तभी मुझे कुछ सरसराहट सुनाई दी। एक मोटा तगड़ा ऊदबिलाव मजे से जमीन पर गिरे जंगली फल खा रहा था। उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी। मैं दबे पांव एक पेड़ के पीछे छिप गया, उसके करीब आने का इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर भाला उसकी तरफ फेंक दिया। उस जानवर ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने पहले ही उसके रास्ते का अंदाजा लगा लिया था। भाला सीधे निशाने पर जाकर लगा। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। मैंने उस भारी भरकम जानवर को जल्दी से पहाड़ के नीचे घसीटा। खून की गंध बड़े और खतरनाक शिकारियों को दावत दे सकती थी, और मेरी इस कमजोर हालत में तो एक जंगली सुअर भी मेरी जान ले सकता था। दौड़ते समय भी मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ऊदबिलाव का मांस बहुत लजीज और महंगा बिकता है और उसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि उससे धनुष की बेहतरीन डोरी बन सके। गांव की नदी के पास कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। उनके ज्यादातर पतियों को सेना में जबरन भर्ती कर लिया गया था, इसलिए वे दूसरे आदमियों के आश्रय अपना गुजारा कर रही थीं।
जब उन्होंने मुझे एक मोटा उदबिलाव लाते हुए देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने मुझे काफी समय से नहीं देखा था। वे मेरे चारों तरफ मंडराने लगी और हिस्से की भीख मांगने लगी। किसी ने मेरे लिए खाना पकाने का लालच दिया तो किसी ने दूसरे एहसानों का इशारा किया। बस मांस के एक टुकड़े के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने उन्हें अपने रास्ते से दफा होने को कहा। मैं घर वापस पहुंचा और देखा कि दोनों बहनें जंगली सब्जियों के पतले सूप वाले कटोरे को बस घूर रही थी, उसे छुआ तक नहीं था। वे मेरे पहले खाने का इंतजार कर रही थी। पुराने लूफोंग ने यही घटिया नियम बना रखा था। उनकी कभी उससे पहले निवाला तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई थी। मैंने पूछा कि उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया। वांग शिन की आंखें डर से भर गईं, उसे लगा कि मैं सिर्फ जवाब देने पर ही उसे पीटने लगूंगा। मैंने उनसे कहा कि देखो मैं क्या लाया हूं, उदबिलाव। वे सन रह गईं। न जाने कितने अरसे से उन्होंने मांस नहीं देखा था, लेकिन मैं उनकी आंखों में खौफ साफ देख सकता था। उन्हें लगा कि मैं उन्हें बेचने से पहले खिला पिलाकर मोटा कर रहा हूं। मैंने उन्हें अपनी योजना समझाई। मैं हम सबके खाने के लिए कुछ मांस काटूंगा और बाकी को शहर के बाजार में बेचने ले जाऊंगा। उन पैसों से मैं शिकार के अच्छे हथियार खरीद सकूंगा। जब उन्हें आखिरकार समझ में आया कि मैं उन्हें बेच नहीं रहा हूं, तो वे फूट फूट कर रो पड़ी। उनके फटे पुराने चित्रों को देखकर मुझे एहसास हुआ कि पुराने लूफोंग ने शराब के लिए उनके शादी के जोड़े तक गिरवी रख दिए थे। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे पैसे कमाने थे और कम से कम उनके लिए ढंग के कपड़े लाने थे। मैंने मांस रखने के लिए एक कटोरा मांगा। अचानक वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वांग ने सहमते हुए मुझे बताया कि अब मिट्टी का कोई कटोरा नहीं बचा है। पिछले लूफोंग ने वांग को पीटते समय आखिरी कटोरा भी चकनाचूर कर दिया था। हमारे पास बस 3 काले और लकड़ी के कटोरे बचे थे। मैंने जल्दी से उस उदबिलाव की खाल उतारी और उसके टुकड़े किए। दोनों बहनें पास ही खड़ी थीं, काम में हाथ बटाने के लिए बेताब थीं, लेकिन कोई भी गलत हरकत करने से डर रही थी। वे बार बार रट लगाए जा रही थी, हम काम कर सकती हैं और कृपा करके हमें मत बेचना और हम अच्छे से रहेंगी। मुझे उन्हें डांट कर रोना बंद करने के लिए कहना पड़ा। मैंने कुछ मांस बांस की पट्टियों पर टांग दिया ताकि शहर में बेचने के लिए बड़ा हिस्सा सुरक्षित रख सकूं, और उन्हें पकाने के लिए थोड़ा सा मांस दे दिया। जल्द ही उस छोटी सी रसोई में पकते हुए मांस की लाजवाब महक फैल गई। जब खाना तैयार हो गया तो उन्होंने मुझे चॉपस्टिक थमा दी और पुराने नियम के अनुसार मेरे खत्म करने का इंतजार करते हुए पीछे हटकर खड़ी हो गई। मैंने उनसे कहा कि वे भी बैठे और मेरे साथ खाएं। वे एकदम पत्थर की तरह जम गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्हें कभी एक साथ खाने की इजाजत जो नहीं मिली थी। वांचन ने बहुत अदब से मना करने की कोशिश की और कहा कि मैंने शिकार करने में बहुत पसीना बहाया है और वे इस खाने के लायक नहीं है। मैंने बातों से कोई बहस नहीं की। मैं आगे झुका और उन दोनों के गालों पर चूम लिया। वे पूरी तरह से सन रह गईं और शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गईं। शादी के इन महीनों में पुराने लूफोंग ने उनके साथ कभी प्यार से बात तक नहीं की थी। मैंने अपने खुद के गाल की तरफ इशारा किया और उनसे कहा कि वे भी मुझे चूमे। वे शर्माते हुए आगे बढ़ी और वैसा ही किया। फिर वे एकदम शांत खड़ी हो गईं, ये देखने के लिए कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं उनके पीछे गया और दोनों के कूल्हों पर प्यार से एक एक चपत लगाई। मैंने उन्हें चपत लगाते हुए कहा कि यह मेरी बात ना मानने की सजा है। मेरे बाहर जाने पर मेरा इंतजार करने के बजाय उन्हें वह सूप पी लेना चाहिए था। छोटी बहन वांग के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और वह शर्म से पानी पानी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे ये सब बुरा नहीं लगा। उसकी बड़ी बहन ने खुद को बेहतर तरीके से संभाला, लेकिन उसके दिल का हाल भी वैसा ही था। तभी वांगचिंग ने अचानक मुझे कसकर गले लगा लिया और आंखों में आंसू भरकर मुझसे मिन्नतें की कि मैं उन दोनों के साथ अपने पति होने का फर्ज पूरा करूं। उसने कहा, भले ही मैं उन्हें पीटूं या बेच दूं, वे बिना छुई हुई पत्नियां बनकर नहीं जी सकती। इस जगह पर अगर कोई शादीशुदा औरत गर्भवती नहीं होती तो उसके पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ती थी। यही उनकी इस हताशा की असली वजह थी। मैं मुस्कुराया और उनसे कहा कि हम ये सब बिल्कुल सही तरीके से करेंगे, एक एक करके आज रात। वांगचिंग की गर्दन तक शर्म से लाल हो गई। मैं साफ देख सकता था कि दोनों बहनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। बड़ी बहन शांत और सौम्य थी, जबकि छोटी निडर और चंचल। लेकिन सबसे पहले मैंने उन्हें बिठाया और खाना खिलाया। मैंने मांस और शोरबे को उनके जंगली सब्जियों के सूप में मिलाया और उन्हें भर भर कर खाने को दिया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बड़ी बहन ने ये कहते हुए मना करने की कोशिश की कि मैंने ज्यादा मेहनत की है और असली हकदार मैं हूं। मैंने उससे कहा कि अगर उसने चुपचाप खाना नहीं खाया तो उसे एक और चपत पड़ेगी। ये धमकी काम कर गई। वे चुपचाप खाने लगी और छुप छुप कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और कसरत करने के लिए बाहर चला गया। एक फौजी होने के नाते मैं हमेशा हर सुबह जमकर कसरत करता था। ये शरीर कमजोर जरूर था, लेकिन इसकी हड्डियां मजबूत थीं। सही खुराक और कसरत के साथ मैं इसे वापस फौलादी बना सकता था। जब मैं पसीना बहा रहा था तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। ली एयर नाम का एक आदमी अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ धमका। वह गांव का सबसे बड़ा गुंडा था, वही जिसने असली लूफोन को शराब और जुए की लत लगाकर बर्बाद किया था। उसकी गंदी नजर बहुत पहले से मेरी पत्नियों पर थी। उसने बकवास करनी शुरू कर दी, कहने लगा कि वह और उसके लड़के मेरी पत्नियों के मामले में मेरी मदद करना चाहते हैं और उनके साथ मजे करना चाहते हैं। मैंने उससे कहा कि अपनी यह बकवास फिर से दोहराए।
वह अपनी बात पर अकड़ते हुए मुझे जान से मारने और बहनों को छीन लेने की धमकियां देने लगा। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। मैंने सीधा उसका कॉलर पकड़ा और उसके गले पर अपने घुटने से जोरदार वार किया। इससे पहले कि वह संभल पाता, मैंने उसकी छाती पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह उड़ता हुआ मिट्टी की दीवार से जा टकराया। फिर मैंने उसका सिर पकड़ा और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। वह बिना चीखे ही मौत की नींद सो गया। उसके दोनों गुंडे खौफ से जम गए। उन्होंने दुम दबाकर भागने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा फुर्तीला था। हड्डियों के टूटने की कुछ खौफनाक आवाजों के बाद वे तीनों जमीन पर मुर्दा पड़े थे। मेरे पीछे दोनों बहनों ने दरवाजे से यह पूरा नजारा देख लिया था। उनके हाथों से कटोरे छूटकर चकनाचूर हो गए। वे डर के मारे पत्थर जैसी हो गई थी। पुराने लूफोंग ने उन्हें अनगिनत बार पीटा था, लेकिन उन्होंने उसे कभी किसी की जान लेते हुए नहीं देखा था, और वह भी इतनी बेरहमी और तेजी से तो बिल्कुल नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद थी कि उनके देखने से पहले ही मैं ये सारा कचरा साफ कर दूंगा, लेकिन तभी वांचन ने हिम्मत करके चुप्पी तोड़ी। मैंने सब कुछ साफ साफ सुना। आपने ये सब हमें और हमारी बहन को बचाने के लिए किया। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे अब डर नहीं लग रहा है। वांग ने भी तुरंत कहा, मुझे भी डर नहीं लग रहा। उनकी आवाजें कांप रही थी, लेकिन उनके इरादे पक्के थे। मैं मुस्कुराया। ये दोनों मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शेरनियां निकली। मैंने दोनों बहनों को अपने सीने से लगा लिया और वादा किया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे मेरी बाहों में मोम की तरह पिघल गईं। इतने सारे डर और खौफ के बाद आखिरकार उन्हें महफूज महसूस हो रहा था। वांचन ने शर्माते हुए पूछा कि क्या मैं सच में उनके साथ कोई धोखा तो नहीं करूंगा। मैंने बस मुस्कुराकर उनसे कहा कि वे जाकर हाथ मुंह धो लें और सोने की तैयारी करें। मुझे पहले इन 3 लाशों को ठिकाने लगाना था। मैंने उन्हें घसीटकर पहाड़ के ऊपर पहुंचाया और घने जंगल में फेंक दिया। जंगली जानवरों की आज दावत होने वाली थी। मैंने एक ऊदबिलाव को जंगल से निकाला था और अब मैं कई 100 पाउंड मांस वापस जंगल में रख रहा था। एकदम सही सौदा। मैं दौड़कर घर पहुंचा। वह रात बहुत हसीन गुजरी। बहुत ही हसीन। दोनों बहनें थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि यह उनकी पहली बार था, लेकिन सब कुछ बेहतरीन रहा। मैं बस इतना ही कहूंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। दोनों मेरी बाहों में चैन की नींद सो रही थी। वे इतनी थक चुकी थी कि आज देर तक सोती रही। आमतौर पर पुराना लू फोंग उन्हें खाना बनाने के लिए अलसुबह ही लातों से उठा देता था। मैंने उन्हें आराम करने दिया। ऐसी रात के बाद वे इसकी पूरी हकदार थी। जब वे सोकर उठी तो वे पूरी तरह से बदल चुकी थी। वांगचिंग ने मुझे धीरे से बताया कि अब वे सच में मेरी हैं और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। उनमें शर्म अभी भी थी, लेकिन वह खौफ अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। हाथ मुंह धोने के बाद मैंने अपने जंग लगे चाकू को एक पत्थर पर घिसा, जो मेरा इकलौता हथियार था। बहनों को कुछ हिदायतें दी और ऊदबिलाव का मांस बेचने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ा। पूरा जानवर लगभग 30 पाउंड का था। मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया जो इसे खरीदने को तैयार था। हड्डियों और बाकी बचे हिस्सों के पैसे काटने के बाद मुझे 2800 सिक्के मिले, जो लगभग आधा तोले चांदी के बराबर थे। इस कंगाली के दौर में ये बहुत बड़ी रकम थी। मैंने अपनी खरीदारी शुरू की। सबसे पहले मैं एक लोहार के पास गया। यहाँ लोहे की क्वालिटी बहुत घटिया थी। धातुओं को पिघलाने की तकनीक यहाँ बहुत पिछड़ी हुई थी। लेकिन मुझे एक अच्छी कुल्हाड़ी मिल गई, जो शिकार और रोजमर्रा के काम दोनों के लिए तेज और काम की थी। मैंने तीर के कुछ नुकीले सिरे भी खरीदे, क्योंकि मैं बाद में लकड़ी से धनुष और तीर बना सकता था। मैंने एक भाले की नोक बनाने का भी ऑर्डर दिया। इन सब का खर्चा 300 सिक्के आया। फिर मुझे अपनी पत्नियों का ख्याल आया, जो फटे पुराने चिथड़ों में घूमती थी। मैं उनके लिए रेशम तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैंने साधारण सूती कपड़े के कुछ थान खरीद लिए। मैंने सर्दियों के बिस्तरों के लिए रुई और नरकट की रुई ली, साथ ही बर्तन, कटोरे और रसोई का जरूरी सामान भी लिया। इसमें 500 सिक्के और उड़ गए। अगली बारी अनाज की थी। अनाज की दुकान पर जाकर मुझे असलियत समझ आई कि लोग भूख से क्यों मर रहे थे। एकदम घटिया अनाज भी 30 सिक्के प्रति माप मिल रहा था। सफेद चावल 100 सिक्के का था और आटा 60 का। मैंने ज्यादातर सस्ता अनाज खरीदा और उसमें थोड़ा सा चावल और आटा मिला लिया। इसका स्वाद भले ही कूड़े जैसा हो, लेकिन ये हमें सर्दियों में जिंदा रखने के लिए काफी था। वसंत आते ही मैं जमीन साफ करके खेती शुरू कर दूंगा। मेरी आखिरी मंजिल वैद्य की दुकान थी। पुराने लूफोन के जुल्मों के कारण दोनों बहनों के शरीर पर अभी भी गहरे घाव थे, और मुझे शिकार के दौरान लगने वाली चोटों के लिए भी मरहम पट्टी का सामान चाहिए था। इसके अलावा अगर उनके घाव ठीक से नहीं भरे तो हमारी रात की रंगीनियां अधूरी ही रह जाएंगी। और पिछली रात के बाद मुझे पता था कि मैं उनके साथ और भी बहुत कुछ नया आजमाना चाहता हूँ। जब मैं झोले भरकर दवाइयां लेकर फार्मेसी से बाहर निकला तो मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, जो पास में ही कुछ देखने का नाटक कर रहा था। मैंने आज उसे 4 बार देखा था। वह हमेशा मेरे आसपास ही मंडराता रहता था। जब उसने देखा कि मैं उसे घूर रहा हूं, तो वह नजरें चुराकर जुए खाने की तरफ खिसक लिया। कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उस आदमी को पहचान लिया। वह उसी जुए खाने का एक गुर्गा था। पुराना लूफोन हमेशा वही शराब पीता और जुआ खेलता था, और उसने जमीन के कागजात समेत अपना सब कुछ वहीं हार दिया था। इस आदमी ने साफ तौर पर मेरी जेब में पैसे देख लिए थे और अब वह अपने गुंडों को इकट्ठा करने जा रहा था। मुझे रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। अगर वे मेरे लिए आए तो मैं सारे पुराने और नए हिसाब एक ही झटके में चुकता कर दूंगा।
मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली और सारा सामान लाद कर वापस गांव की तरफ चल पड़ा। पूरा गांव मुझे घूरने के लिए बाहर आ गया था। मेरे शिकार करने की खबर फैलने के बाद किसी की भी मुझे सीधे छेड़ने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वे सब बैलगाड़ी के पीछे पीछे लार टपकाते हुए मेरे घर तक आ गए। पड़ोसी मेरी पत्नियों के चारों ओर भीड़ लगाकर खाने की भीख मांगने लगे। किसी को चावल चाहिए था, किसी को कपड़ा, तो किसी को अपने बच्चों के कोट के लिए रुई। मैंने सबको चुप कराने के लिए अपनी कुल्हाड़ी सीधे दरवाजे के मोटे तख्ते पर दे मारी। धारदार कुल्हाड़ी लकड़ी में गहरी धंस गई और एक खौफनाक आवाज हुई। मैंने उन्हें अपना सीधा सा सौदा बताया। अगर उनके आदमी मेरे लिए पेड़ काटेंगे तो मैं एक पेड़ के बदले 1 पाउंड चावल दूंगा। मुझे अपना घर सुधारने के लिए लकड़ी चाहिए थी, लेकिन कोई मेरी पत्नियों को हाथ नहीं लगाएगा या उनसे भीख नहीं मांगेगा। यहाँ का असली बॉस मैं हूँ। उन्हें खदेड़ने के बाद मैंने बहनों को कपड़े दिए और कहा कि वे अपने लिए चमकीले रंग चुने और सर्दियों के लिए अच्छे कपड़े और एक बड़ी सी गर्म रजाई से लें। वे सूती कपड़े की इतनी बेहतरीन क्वालिटी देखकर हैरान रह गईं। शहर के रईस परिवार भी शायद ही कभी इतना अच्छा कपड़ा पहनते थे। उन्होंने ये कहते हुए मना करने की कोशिश की कि ये कपड़े मुझे पहनने चाहिए। मुझे पता था कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वे अभी भी डरी हुई थी कि मैं उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर किसी ऊंचे दाम पर बेचना चाहता हूँ। मैंने शिन के हाथ पकड़े। वे बर्फ की तरह ठंडे थे और उसका शरीर कांप रहा था। वह कहती है कि उसे ठंड नहीं लग रही है। सरासर झूठ। मैंने धीरे से उनके हाथों को सहलाया और उन्हें दवा दी, उन्हें खाना खाने को कहा और फिर कपड़े उतारकर मेरे घावों पर मरहम लगाने का इंतजार करने को कहा। जब मैं बैलगाड़ी से सारा सामान उतार रहा था और बिना उनसे मदद मांगे सारा भारी काम खुद कर रहा था, तब बहनों ने रात का खाना बनाने का फैसला किया। वांगचिन ने बताया कि आज शाओफोंग नाम की गांव की एक औरत उन्हें सब्जियां तोड़ने ले गई थी और उसने उन्हें खूबसूरत जंगली सब्जियों से भरी एक बड़ी टोकरी ढूंढने में मदद की। मेरा खून सूख गया। शाओफोंग वह ली एयर की औरत थी। वही ली एयर जिसकी गर्दन मैंने कल ही मरोड़ी थी। मैंने तुरंत वह टोकरी छीनी और उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे शक था। ये सब्जियां बहुत बड़ी, हरी और एकदम बेदाग थी। इस अकाल के समय में जब लोग पेड़ों की छाल तक नोचकर खा जाते हैं, ऐसी सब्जियां तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि वे जहरीली ना हो। उसने जानबूझकर उन्हें जहरीले पौधे थमा दिए थे। मैं गुस्से से पागल हो गया। वह औरत मेरी ही पत्नियों के हाथों हमें मारने की खौफनाक साजिश रच रही थी। मैंने उन पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या उन्हें नहीं पता कि ये जहरीली है। वे खौफ से जमीन पर गिर पड़ी, एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा कि मैं उन पर भड़क रहा हूँ। वांगचिंग ने मुझसे भीख मांगी कि मैं उसकी बहन की जगह उसे मार लूं। वांगचिंग ने कसम खाई कि वह मुझे कभी जहर देने की कोशिश नहीं करेगी, कि वह मेरे किए गए हर एहसान के लिए जिंदगी भर कर्जदार रहेगी। मैं अब और नहीं चिल्लाया। मैंने चुपचाप टोकरी को छांटा, जहरीली सब्जियों को बाहर फेंका और सुरक्षित सब्जियां उन्हें वापस दे दी। मैंने वांगचिंग को उन सुरक्षित सब्जियों को पकाने के लिए कहा। उसने कांपते हाथों से कटोरा लिया, उसकी आंखों में कोई जान नहीं बची थी। उसे लगा कि मैं सजा के तौर पर उन्हें वह जहर खाने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। उसके दिमाग में स्थानीय कानून के तहत अपने पति को जहर देना मौत की सजा के बराबर था और उन्हें उनके ही जहर से मरने देना मेरे लिए एक तरह का रहम ही था। उसने अपनी मौत को गले लगा लिया था। जंगली सब्जियां बर्तन में उबल रही थीं। वांग ने अचानक कहा कि वह आखिरी बार मेरी सेवा करना चाहती है और वहीं अपने कपड़े उतारने लगी, ये सोचकर कि मैं अब उनका सिर धड़ से अलग करने ही वाला हूँ। मैंने उसे रोका। वह सब कुछ बिल्कुल गलत समझ रही थी। मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले गया, लेकिन उस काम के लिए नहीं जो वह सोच रही थी। मैंने दवा निकाली और उसकी पूरी पीठ पर फैले हुए घावों पर धीरे धीरे मरहम लगाया। जब मैं मरहम लगा रहा था, मैंने उसे सब कुछ साफ साफ समझाया। जो आदमी हमें धमकाने आया था वह ली एयर था, गांव का गुंडा और शाओफोंग का यार। शाओफोंग ही वह चुड़ैल थी जिसने जानबूझकर उन्हें वे जहरीली सब्जियां दी थी। वे यहाँ नहीं थी, उन्हें गांव के लोगों के आपसी गुटों और दुश्मनी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उन पर एक पल के लिए भी शक नहीं किया था। फिर मैंने वांग को भी बुलाया और उसके घावों पर भी मरहम लगाया। जब उन्हें आखिरकार पूरी बात समझ में आई तो दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। मुझे पूरी कहानी पता थी। मैंने उन्हें जरा भी दोष नहीं दिया और मैं उनका पूरा ख्याल रख रहा था। मुझ पर उनका भरोसा उसी पल और भी गहरा हो गया। रात का खाना खाने के बाद मैंने उन जहरीली सब्जियों को थोड़े से चावल के साथ एक लकड़ी की बाल्टी में तैयार किया और शाओफोंग के साथ पूरा हिसाब चुकता करने निकल पड़ा। वांग ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। मुझे बहुत हैरानी हुई। वह दिखने में बहुत सौम्य और शांत थी, लेकिन अपने इरादे की पक्की थी। उसके नजरिए से जिस औरत ने धोखे से उसके पति को मारने की साजिश रची, उसे मौत की सजा मिलनी ही चाहिए और वह अपनी आंखों से उसे तड़पते हुए देखना चाहती थी। मैंने उसके इस जज्बे को सलाम किया। इस बेरहम दुनिया में औरतों का कमजोर होना किसी काम का नहीं था। शाओफोंग हमें अपनी तरफ आते देखकर डर से सफेद पड़ गई। उसने उस सुबह छुपकर ली एयर का पीछा किया था और मुझे अपने नंगे हाथों से उन तीनों आदमियों को मौत के घाट उतारते हुए देख लिया था। वह इतनी खौफजदा थी कि सो भी नहीं पाए और उसे पता था कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जंगली जानवर कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने जहर का वह तरीका निकाला और मेरी मासूम पत्नियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मैं उसे जिंदा छोड़ देता, लेकिन वह मेरे पीछे पड़ी रही।
मैंने उसे दबोचा, जमीन पर पटका और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ठोकर खाकर गिर गई। मैं उसे गिड़गिड़ाने का कोई मौका नहीं देने वाला था। मैंने वांचिन को बाल्टी के साथ आगे बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने खुद कहा कि जो भी अपने हाथों से उसके पति को मारने की कोशिश करेगा, उसे कीड़े मकोड़ों की तरह मरने का पूरा हक है। उसने जबरदस्ती शाओ फोन का जबड़ा खोला और वे जहरीली सब्जियां उसके गले के नीचे ठूंस दी। फिर उसने वह लकड़ी की बाल्टी उठाए और शाओ फोन के सिर पर दे मारी। बाल्टी चकनाचूर हो गई। शाओ फोन अब एक लाश बन चुकी थी। जैसे ही सब खत्म हुआ, वांचन के शरीर की सारी ताकत जवाब दे गई। वह लगभग बेसुध होकर मेरी बाहों में गिर पड़ी। उसकी सांसें उखड़ रही थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वह मुझ पर कभी बोझ नहीं बनेगी। मैंने उसे कसकर गले से लगाया और कहा कि वह कभी कोई बोझ नहीं थी। मैं उसे उठाकर घर ले गया और वान के पास आराम करने के लिए छोड़ दिया। मुझे अभी और भी जरूरी काम निपटाने थे। मैंने अपना धनुष बनाने का काम शुरू कर दिया। जो ऊदबिलाव की खाल मैंने बचाकर रखी थी, वह अब काफी सूख चुकी थी। मैंने उसके बालों को जला दिया, उसे भिगोया, उसकी पतली पतली पट्टियां काटी और 3-3 पट्टियों को एक साथ गूंथकर धनुष की डोरी तैयार की। ऊदबिलाव की खाल में ठीक ठाक लचीलापन होता है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन नहीं है। एक ताकतवर धनुष या बड़े क्रॉसबो के लिए मुझे जानवरों की असली और मजबूत नसें चाहिए होंगी। लेकिन अभी के लिए इससे मेरा काम चल जाएगा। एक असली धनुष होने से शिकार करना बच्चों का खेल हो जाएगा। जब मैं काम कर रहा था, मुझे बाहर धमक की भारी आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और बाहर देखने गया। 3 दुबले पतले आदमी वहां खड़े थे, हर किसी के कंधे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। किसी ने सच में मेरा प्रस्ताव मान लिया था। उनका मुखिया तियान लाओबा नाम का एक बड़ा सा आदमी था, बिल्कुल सीधा सादा और ईमानदार। उसने मुझे लट्ठे दिखाए, जो घर बनाने के लिए बिल्कुल बेहतरीन लकड़ी के थे। बाकी दोनों, वांग सान और यांग ओलिम्पर भी उसी की तरह थे, मेहनती किसान, जिनमें कोई छल कपट नहीं था और जो खून से वफादार थे। मैंने बहनों को अनाज लाने के लिए आवाज लगाई। मैंने अपने वादे के मुताबिक एक कटोरे के बजाय हर आदमी को मिले जुले चावल के 2 कटोरे दिए। तियान लाओबा ने वह ज्यादा चावल लेने से मना करने की कोशिश की और कहा कि एक कटोरा ही काफी है। उसकी इसी ईमानदारी ने मुझे उसका मुरीद बना दिया। सही ट्रेनिंग के साथ उस जैसा आदमी वास्तव में एक खूंखार और बेहतरीन योद्धा बन सकता था। देवदार की यह लकड़ी शहर में बहुत कीमती बिकती थी, लेकिन भूखे आदमियों के लिए इसे इतनी दूर ले जाना नामुमकिन था। इसलिए वे इसे मेरे पास ही ले आए। मैं अब एक बिचौलिया बन गया था, एक ऐसा इंसान जिसके पास असली ताकत और संसाधन थे। वह अतिरिक्त अनाज और बड़े वादे, उनकी वफादारी खरीदने के लिए मेरा एक निवेश थे। आगे जो होने वाला था उसके लिए मुझे बहुत सारे हाथों की जरूरत थी। इस बात ने मुझे एक असली और मजबूत घर बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी झोपड़ी टूटने की कगार पर थी और सर्दियां दस्तक दे रही थीं। मैंने मिट्टी की पक्की दीवारों और एक बड़े से गर्म ईंटों वाले बिस्तर के साथ 3 कमरों, बैठक, सोने का कमरा और रसोई की योजना बनाई। लेकिन इसके लिए मुझे 10,000 से ज्यादा मिट्टी की ईंटों की जरूरत थी। इसका मतलब था पूरे गांव को अपने काम पर लगाना, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उसी शाम तियान लाओबा हौंकते हुए वापस आया। उसके हाथों में शियावुड के कई शानदार टुकड़े थे। वे एकदम परफेक्ट थे, उनकी मोटाई, उनका प्राकृतिक घुमाव, उनकी लंबाई, सब कुछ एकदम सही था। मैंने उसे अनाज और मांस के एक बड़े टुकड़े के साथ उसकी कीमत चुकाई और फिर तुरंत अपने काम में जुट गया। मैंने अपनी कुल्हाड़ी से धनुष का बेहतरीन ढांचा तैयार किया। शियावुड में गजब का लचीलापन और उछाल होता है। मेरी पुरानी दुनिया में हाथ से बना शियावुड का ऐसा धनुष किसी भी कलेक्टर को मुंहमांगी कीमत पर बेचा जा सकता था। मैंने उसे घास की आग पर सेका, फिर आटे की लेई बनाई और उसे भान के धागों की परत के नीचे जबरदस्त दबाव डालकर लपेट दिया। हिरण की नसें इसके लिए बेहतरीन होती, लेकिन अभी के लिए भान की रस्सी से भी काम चल जाएगा। दोनों बहनें मुझे आंखें फाड़कर हैरानी से देख रही थी। उन्हें लगा था कि घर बनाने की मेरी बातें सिर्फ हवा हवाई हैं, लेकिन अब वे मुझे सच में तैयारी करते हुए देख रही थी। वे अंदर गईं और अपना काम करते हुए चुपचाप सफाई करने और रात का खाना पकाने में जुट गईं। उस शाम खाना खाने के बाद मैं तीर बनाने के काम में लग गया। मेरे पास शहर से लाए हुए लोहे के नुकीले सिरे तो थे, लेकिन मुझे अभी भी तीरों के लिए मजबूत लकड़ी के डंडों की जरूरत थी। दोनों बहनें पास ही दिए की मध्यम रोशनी में बैठकर सूती रजाई सिल रही थी। वानचिंग बिल्कुल शांत थी और अपने काम में मगन थी, जबकि वानचिंग जब भी मुझे अपनी तरफ देखते हुए पाती तो शर्म से लाल हो जाती और धीरे से मुस्कुराने लगती। हमने साथ मिलकर एक और हसीन रात गुजारी। अगली सुबह तड़के मैं अपना नया धनुष लेकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। मेरा पहला ठिकाना वह जगह थी जहां मैंने उन लाशों को फेंका था। वहां कोई नामोनिशान नहीं बचा था, खून का एक कतरा भी नहीं। किसी खूंखार शिकारी जानवर ने सब कुछ सफाचट कर दिया था। इसका मतलब था कि खतरनाक जानवर आसपास ही थे, इसलिए मैंने अपना धनुष तैयार रखा और चौकन्ना रहा। लगभग आधे घंटे के बाद मैं उस प्राचीन और घने जंगल के किनारे पर पहुंच गया। विशाल पेड़, गहरी खाइयां और हर तरफ गूंजती जानवरों की आवाजें। मैं एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि मुझे दूर तक का नजारा दिख सके, और तभी मुझे वो दिखा जिसकी मुझे तलाश थी, हिरण, जिसे देखकर मेरी बाछें खिल गईं। हिरण का मतलब था बेहद कीमती मांस।
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि हिरण की नसें धनुष की डोरी और औजार बनाने के लिए सबसे शानदार चीज होती है। और हिरण झुंड में रहने वाले जानवर हैं, जिसका मतलब था कि मेरे हाथ एक से ज्यादा शिकार लग सकते थे। मैंने उनका पीछा किया और एक बड़े नर हिरण के 30 फीट के दायरे में आ गया। उसके सींग भारी और कई नुकीले सिरों वाले थे और पतझड़ का चारा खाकर वह काफी तगड़ा और गठीला हो गया था। मैंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और बिना किसी झिझक के तीर छोड़ दिया। तीर हिरण के शरीर को चीरता हुआ सीधा दूसरी तरफ से आर पार निकल गया। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, मैं शांत कदमों से उसके पीछे पीछे चला और खून बहने की वजह से उस नर हिरण की उखड़ती सांसों को देखता रहा। फिर मैंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और शेर बाघों की आवाजें निकालकर उसे इतना खौफजदा कर दिया कि वह और तेज भागे और उसका खून जल्दी बह जाए। खून की महक शिकारियों को खींच लाती है, इसलिए मुझे ये काम जल्दी निपटाना था। वह हिरण अभी भी भाग रहा था, इसलिए मुझे एक और वार करने की जरूरत थी। मेरा कोण सही नहीं था, इसलिए मैंने एक पेड़ के तने पर पैर मारा, खुद को हवा में उछाला और हवा में ही तीर चला दिया। तीर सीधा उसके दिल को चीरता हुआ निकल गया और दूसरी तरफ एक पेड़ में जा धंसा। हिरण जमीन पर गिर पड़ा, कुछ पल तड़पा और फिर शांत हो गया। मैं भागकर उसके पास गया और खुद को कोसने लगा। हिरण का ज्यादातर खून जमीन पर बहकर बर्बाद हो चुका था। हिरण का खून बहुत कीमती होता है और मैंने उसे ऐसे ही मिट्टी में मिला दिया था। मैंने अपने दिमाग में यह बात गांठ बांध ली कि अगली बार मुझे ज्यादा अक्लमंदी से काम लेना है। मैंने लताओं और डालियों से जल्दी से एक जुगाड़ वाली गाड़ी बनाई और हिरण को लाद कर जितनी जल्दी हो सके पहाड़ से नीचे ले आया। जब तक मैं गांव पहुंचा, लोग अपने काम पर जाने के लिए निकल ही रहे थे। गांव का मुखिया वांग चेउंग शांग और उसकी पत्नी मेरे सामने ही आ गए जब मैं अपने पीछे एक विशालकाय हिरण को घसीट रहा था। वे मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। मुखिया ने शायद अपनी पत्नी को मेरे बारे में यह अफवाहें फैलाने के लिए डांटा था कि मेरी जिंदगी अब बदल गई है, और अब वह खुद अपनी आंखों से वह सबूत देख रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कोहनी मारते हुए सींगों की तरफ इशारा किया और उसे बताने लगी कि हिरण के सींगों की शराब किसी चमत्कारी दवा से कम नहीं होती। उसने उसे देखकर एक शातिर सी मुस्कान दी। घर जाते वक्त गांव के मुखिया वांग चेउंग शुन ने मुझे रोक लिया। वह 30 के दशक में था और गांव के बाकी लोगों के मुकाबले बड़े मजे की जिंदगी जी रहा था। उसका एक बड़ा सा पक्का घर था और 100 एकड़ की उपजाऊ जमीन थी। उसकी पहली पत्नी उसे कोई बच्चा नहीं दे सकी थी, इसलिए उसने शहर के एक कोठे से सबसे महंगी लड़की को अपनी दूसरी पत्नी बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था। उस लड़की ने उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली थी। अब वह बिस्तर पर किसी काम का नहीं रहा था और उसकी पत्नी उसे ये ताना मारने से कभी नहीं चूकती थी। उसने हिरण के सींगों के लिए कौड़ियों के भाव लगाने की कोशिश की, मुझे सिर्फ 2 चांदी के सिक्कों की पेशकश की और ऐसा दिखावा किया जैसे वह मुझ पर कोई भारी एहसान कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने मुझे मेरे पुराने और अपमानजनक नाम 3 टांगों वाला कहकर बुलाया, जो मुझे तब मिला था जब मैं उसके यहाँ काम किया करता था। मैंने तुरंत उसकी बोलती बंद कर दी। मैंने उससे कहा कि जिसने अपनी जिंदगी में कभी ढंग का खाना भी ना खाया हो, उसे हिरण के सींगों के ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है। मैंने उसे अपने रास्ते से दफा होने को कहा और वहां से चल दिया। मेरे पीछे मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी पत्नी मेरी पीठ को घूर रही थी और उसकी निगाहें मेरे गठीले शरीर पर फिसल रही थी। वह पहले से ही अपने शातिर दिमाग में जाल बुन रही थी, क्योंकि उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता था। शायद कोई और दे सकता था। जब तक बच्चे को वांग परिवार का नाम मिल जाता, किसे क्या फर्क पड़ने वाला था। घर पहुंचने पर दोनों बहनें उस हिरण को देखकर दंग रह गईं। मैंने उन्हें थोड़ा सा मांस पकाने के लिए दिया और खुद जंगली जड़ी बूटियां ढूंढने निकल गया, खासकर हुआनजिन की जड़। मैंने लौटते समय रास्ते में कुछ जड़ें देखी थी। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि वांग चांगक्सिन आंगन में अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहा था। मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। घर वापस आकर मैंने देसी जुगाड़ से एक भट्टी बनाई, शराब को दोबारा डिस्टिल किया ताकि उसका नशा और तेज हो जाए, और फिर उसमें हिरण का खून और हुआनजिन की जड़ मिला दी। मैंने उसे चखकर देखा, वो बहुत कड़क थी, एक ही झटके में दिमाग सुन्न कर देने वाली, एक बेहतरीन ताकतवर टॉनिक और कड़क शराब का बेजोड़ संगम। शहर के रईस जागीरदार इसके लिए मुंहमांगी कीमत चुकाएंगे। पैसा कमाने का एक और जरिया। मैंने बड़ी सावधानी से हिरण को काटा, उसकी नसें, खाल और अंदरूनी अंगों को संभाल कर रख लिया। मैंने अपने इस्तेमाल के लिए 30 पाउंड मांस टांग दिया और बाकी का लगभग 200 पाउंड मांस, साथ में सींग और मेरी नई जड़ी बूटी वाली शराब के कई मटके शहर में बेचने के लिए तैयार कर लिए। लेकिन मेरे सामने एक बड़ी मुसीबत थी, इन सबको वहां ले कैसे जाया जाए। इसका इकलौता रास्ता एक बैलगाड़ी थी और गांव में सिर्फ एक ही आदमी के पास वह थी, वांग चुवानशांग, वही आदमी जिसकी मैंने सुबह ही सरेआम बेइज्जती की थी। वह पूरे गांव का सबसे बड़ा कंजूस और मक्खी चूस इंसान था, एक ऐसा कमीना आदमी जो अपने ही मजदूरों से हर चीज के पैसे वसूलता था। मैंने अपना गुरूर किनारे रखा, 100 सिक्के उठाए और सीधा उसके घर की तरफ चल दिया। वह गांव का सबसे शानदार घर था, पक्की ईंटों की दीवारें और खपरेल वाली छत, पीढ़ियों की कमाई की निशानी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके मुंशी वांग ने मेरी बैलगाड़ी उधार मांगने की बात सुनते ही मुझे टरकाने की कोशिश की। उसका चेहरा तुरंत लटक गया था। वह मुझे दुनिया भर के खर्च गिनाने लगा, किराया, टूट फूट, ऑटो और बैल के पसीने बहाने तक की कीमत जोड़ने लगा। मैंने उसके मुंह पर 20 सिक्के मारकर उसकी बकवास बंद करवा दी।
वह हिचकिचाया और बहाने बनाने लगा कि मालिक अभी घर पर नहीं है। तभी अंदर से एक औरत की कड़क आवाज आई, जिसने उसकी बात को दरकिनार कर दिया। वह उसकी पत्नी थी। उसने कहा कि यहाँ उसकी चलती है और मुंशी को तुरंत बैलगाड़ी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। वांग की पत्नी ने फूलों वाले कपड़ों में दरवाजा खोला। कपड़े अभी भी गीले थे। उसकी गर्दन पर चोट के ताजा निशान साफ दिख रहे थे, जहां उसके पति ने कुछ देर पहले उसे पीटा था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने मुझे अंदर खींचा और झटके से दरवाजा बंद कर दिया। वह बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात पर आ गई। उसका पति अब बिस्तर पर किसी काम का नहीं था और वह चाहती थी कि मैं उसे गर्भवती करूं। इसके बदले में वह मुझे मुफ्त में बैलगाड़ी देगी और भविष्य में मेरी हर जरूरत में मेरी मदद करेगी। उसने अपने कंधों से कपड़े नीचे खिसकाने शुरू कर दिए। मुझे इसमें रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। वह मुझे बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगी और उसके शरीर से सस्ते इत्र की भभक आ रही थी। लेकिन मेरी नजर दीवार में बने एक छोटे से सुराख पर पड़ी और मेरे दिमाग में तुरंत एक खुराफाती तरकीब आई। मैंने उससे कहा कि मेरे कुछ खास शौक है। मुझे पहले नहाना पसंद है और मैं चाहता हूं कि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो। वह मेरी बातों में पूरी तरह आ गई, खिलखिलाकर हंसी और पीछे के कमरे में मेरा इंतजार करने चली गई। बाहर आते वक्त मेरा सामना वांग चुवान से हुआ, मुखिया का वह ठरकी भाई जो पहले भी बाहर मंडरा रहा था। मैंने उसे किनारे खींचा और बताया कि अंदर एक औरत आंखों पर पट्टी बांधे पूरी तरह से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही है। वह तो मारे खुशी के मेरी बलैया लेने लगा। मैंने उसे चुप कराया, कमरे की तरफ इशारा किया और वह कुत्ते की तरह भागता हुआ अंदर घुस गया। मैंने उनके शुरू होने की आवाजें सुनी, मन ही मन मुस्कुराया, मुंशी से बैलगाड़ी ली और वहां से खिसक लिया। अगर वे रंगे हाथों पकड़े गए तो मुझे क्या, वैसे भी यह सब उन्हीं के खानदान का गंदा खून था। और एक बार जब दो लोगों के बीच ऐसा कुछ हो जाता है तो वह आसानी से रुकता नहीं है। मैंने अपना सारा माल लादा और सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। मैंने रास्ता दिखाने के लिए एक स्थानीय लड़के को किराए पर लिया। मैंने शहर के सबसे बड़े ढाबे में हिरण का मांस बेचा और सींग तथा खून वाली शराब को एक दवा की दुकान पर ले गया। मैंने 40 से ज्यादा चांदी के सिक्के कमाए। वहां से गुजरते हुए एक व्यापारी ने बचे खुचे टुकड़े भी भारी कीमत पर खरीद लिए, जिससे मेरी कुल कमाई 60 चांदी के सिक्कों से भी ऊपर हो गई। मैं तो दंग रह गया। एक हिरण की कीमत शहर में एक पूरा घर खरीदने के बराबर थी। मैं सीधा अनाज की दुकान पर गया और 50 बोरी मिला जुला चावल खरीदा। फिर मैंने एक लोहार को ढूंढा और एक असली भाला, आरी, हथौड़े और बाकी सारे जरूरी औजार खरीदे। मेरी बैलगाड़ी पलक झपकते ही पूरी भर गई। शहर के दफ्तर के पास मुझे कुछ हंगामा होता हुआ दिखाई दिया। घायल सिपाही कतार में खड़े होकर अपने विकलांगता का मुआवजा ले रहे थे। उनके बीच मैंने बैसाखियों के सहारे खड़े एक काने और टूटी टांग वाले आदमी को शाओ वांग के साथ देखा और फिर मैं सीधा जानवरों की मंडी की तरफ निकल पड़ा। सरकार ने मवेशियों की खरीद फरोख्त को कानूनी मान्यता दे दी थी। हालांकि गोमांस की कीमतें जानबूझकर कम रखी थी ताकि लोग उन्हें काटने से बचें। मैंने एक मरियल से बैल के लिए 15 चांदी के सिक्के चुकाए। इतनी रकम एक आम परिवार के सालों तक मजे से जीने के लिए काफी थी। फिर मैंने कई सारे चूजे और एक एकदम नई बैलगाड़ी खरीदी। व्यापारी ने मुझे जानवरों का चारा मुफ्त में दे दिया, शायद इसलिए क्योंकि उसने सालों से किसी ग्राहक को पानी की तरह यूं पैसा बहाते नहीं देखा था। मैं पूरी रात बैलगाड़ी हाँकते हुए घर पहुंचा। अगली सुबह जब बहनों ने चूजों और बैल को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दौड़कर मुझे गले से लगा लिया और वहीं सबके सामने मुझे चूम लिया। इस भूखमरी से जूझती दुनिया में मुर्गियों और एक बैल का मतलब था एक सुरक्षित भविष्य। वांगचिंग तुरंत बैल के लिए घास काटने चली गई। वांगचिंग चूजों के लिए एक छोटा सा दरबा बनाने में जुट गई। मैंने वांग चांगक्सिन की बैलगाड़ी वापस कर दी। उसकी पत्नी ने मुझे ऐसे घूरा जैसे वह मुझे कच्चा चबा जाना चाहती हो। वह समझ चुकी थी कि उस कमरे में उसके साथ मैं नहीं था। मैंने जाल से पकड़े गए अनाज, खरगोशों और तीतरों की परवाह किए बिना दोनों बहनों के साथ शहर का रुख किया। मैंने वांगक्सिन के हाथों में 2 चांदी के सिक्कों से भरी थैली थमाई और कहा कि यह उसके माता पिता के लिए मेरा तोहफा है। उसने अपनी लाल डब्बाई आंखों से मेरी तरफ देखा, उन नए कपड़ों की गर्माहट महसूस करते हुए जो मैंने उसके लिए खरीदे थे। फिर अचानक उसने कहा कि वह और उसकी बहन मुझे बच्चे देना चाहती है। मैंने उन्हें चिढ़ाते हुए पूछा, कितने? 8, 10। चलो अभी से शुरू करते हैं। मुझे अचरज में डालते हुए वांग शी ने कहा, हाँ बिल्कुल अभी। इसलिए हमने गांव के बाहर बैलगाड़ी रोक दी और सड़क किनारे लंबी घास के बीच एक दूसरे के साथ कुछ हसीन पल गुजारे। उसके बाद बाकी के पूरे सफर में दोनों बहनें बेहद खुश और खिलखिलाती रहीं। उनका परिवार शहर के किनारे एक साधारण से कच्चे घर में रहता था। उनके पिता, जो अब लिम्फोमा नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, कभी खेतों के बीच एक शानदार पक्के घर में रहने वाले एक सम्मानित वैद्य हुआ करते थे। लेकिन जब वह बूढ़े हो गए और काम करने लायक नहीं रहे तो उन्हें अपना दवाखाना बेचना पड़ा। फिर दोनों बहनों की समय पर शादी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से सरकार ने उन पर भारी जुर्माना और लगान थोप दिया। उन्होंने अपनी जमीन बेची, फिर वह बड़ा घर बेचा, जब तक कि उनके पास सिर्फ ये छोटी सी झोपड़ी नहीं बची। उन्होंने बहनों को मुझसे यानी उस पुराने मैं से बचाने की खातिर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी भी दहेज में लुटा दी थी। उनकी मां दरवाजे पर आए और अपनी बेटियों को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। बहनें भी घुटनों के बल बैठ गईं और रोने लगी। मैंने बैल को बांधा और अंदर चला गया।
उनका दूसरा भाई शाओवान के साथ आंगन में बैठा था। उसकी एक टांग कट चुकी थी, एक आंख गायब थी और वह बांस की कुर्सी पर धूप सेक रहा था, जबकि बूढ़ा पिता उसके घावों पर मरहम लगा रहा था। वह सिर्फ 4 महीने पहले सेना में गया था और अब एक जिंदा लाश बनकर लौटा था। मैंने बैलगाड़ी से अनाज, शराब, मांस और सारा सामान उतारकर उनके आंगन में ढेर लगाना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा पिता ये सब देखकर बुरी तरह घबराने लगा। उसे लगा कि मैं उनका दहेज वापस कर रहा हूँ, जिसका मतलब था कि मैं उसकी बेटियों को छोड़ रहा हूँ। इस जालिम दुनिया में छोड़ी गई औरतों का जीना हराम हो जाता था और उन्हें समाज से बाहर फेंक दिया जाता था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह घबराहट में गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मुझे जो भी काम होगा वह मेरी मदद करेगा। बस मेहरबानी करके उसकी बच्चियों को मत छोड़ना। मैं एक पल के लिए चकरा गया। मैं यहाँ अपना सम्मान जताने आया था, किसी को वापस छोड़ने नहीं। तभी बहनों को समझ आया कि उनके पिता क्या सोच रहे हैं और वे तुरंत चांदी के सिक्के लेकर दौड़ पड़ी। पिताजी, माँ, ये पैसा हमारे पतिदेव की तरफ से है। आप दोनों का सम्मान करने के लिए बहनों ने बीच में पड़कर अपने पिता को सब कुछ खोलकर बताया कि कैसे मैं जंगलों में शिकार कर रहा हूँ, अंधाधुंध पैसा छाप रहा हूँ और सर्दियों के लिए सारा राशन पानी इकट्ठा कर रहा हूँ। वे बिना रुके मेरी तारीफों के पुल बांधने लगी, मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन पति साबित करने में लग गई। बूढ़े पिता के चेहरे पर छाया खौफ अब गहरे अविश्वास में बदल गया था। उसने अपनी बेटियों को नए कपड़ों में हट्टा कट्टा और खुश देखा और फिर दौड़कर बाहर बैलगाड़ी को देखने गया। उसके हाथ कांप रहे थे। इस साम्राज्य में एक बैल होने का मतलब था कि आप रईसों की गिनती में आते हैं। वह रोता हुआ वापस आया, अपनी पत्नी को 56 भोग पकाने का हुक्म दिया और मेरे साथ शराब पीने की जिद करने लगा। मैंने अपनी वह खास खून वाली शराब निकाली और उसे चेतावनी दी कि यह बहुत कड़क है। उसने मेरी चेतावनी का मजाक उड़ाया, कटोरा छीना और एक ही झटके में पूरी शराब गले के नीचे उतार ली। उसका चेहरा एक सेकंड में टमाटर की तरह लाल हो गया। वह ऐसे खांसने लगा जैसे उसके गले में आग लग गई हो और चीख चीख कर पानी मांगने लगा। मैं बस मन ही मन मुस्कुराता रहा। मैंने उसे बताने की कोशिश की थी कि मेरी शराब में नशा 40% से ज्यादा है, जिसे मैंने आधुनिक तरीकों से भट्टी में चढ़ाया था। यहाँ की देसी चावल वाली शराब में मुश्किल से 5% नशा होता था। इस जमाने में किसी ने इसके आसपास की कोई चीज भी नहीं चखी थी। जब उसकी सांस वापस आई तो उसके अंदर का वैद्य जाग गया। उसने पूछा कि मैंने ये बवाल चीज बनाई कैसे है। जब मैंने उसे इसके जादुई गुणों के बारे में बताया कि कैसे ये तेज शराब कीटाणुओं को मार देती है और घावों को साफ करती है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक वैद्य रहा था और वह तुरंत इसके फायदों को समझ गया। फिर वह उत्साह से भर गया और ऐलान कर दिया कि आखिरकार उसके डॉक्टरी ज्ञान को एक असली वारिस मिल ही गया है। उसे हमेशा ये डर सताता था कि उसके मरने के बाद उसका इल्म कौन आगे बढ़ाएगा। वसंत आते ही हर किसी को दक्षिण की तरफ भागना पड़ेगा। इस बात ने मुझे चिंता में डाल दिया। मेरे पास चांदी के सिक्के कम पड़ रहे थे और असली सुरक्षा दीवारें खड़ी करने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं थे। दक्षिण की तरफ भागना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। मैं वहां जाकर अंधा पैसा छाप सकता था। मैंने इस विचार को अभी के लिए किनारे रख दिया। सोने से पहले मैंने अपने बैल के लिए चारे का पूरा इंतजाम किया। गांव में मैंने अपने घर की रखवाली के लिए तियान लाओबा को तैनात कर रखा था। इस कंगाली के दौर में अगर कोई निगरानी ना करे तो लोग तुम्हारी छत से घास फूस तक नोचकर चुरा ले जाएं। हिरण के खून वाली शराब की गर्मी से पागल होकर वह बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को घसीटता हुआ जल्दी ही अपने बेडरूम में ले गया। अपने माता पिता की इस हरकत को देखकर दोनों बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर वे दोनों भी, जिनके चेहरों पर शराब का नशा चढ़ रहा था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे हमारे कमरे की तरफ खींचने लगी और मिन्नतें करने लगी कि मैं जल्दी करूं। अगली सुबह हम शहर घूमने गए और दोपहर का खाना खाकर सीधे घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने गांव में कदम रखा, साफ लग रहा था कि कोई बड़ा बवाल हो गया है। गांव का हर आदमी हाथों में फावड़े और लाठियां लिए पागलों की तरह खेतों की तरफ दौड़ रहा था। पहाड़ों से जंगली सुअरों का एक खूंखार झुंड नीचे आ गया था। गिनती में 8 सुअर थे, जिनका मुखिया एक ऐसा खौफनाक दैत्य था जिसका वजन कम से कम 500 पाउंड तो होगा ही। वे नदी किनारे वाले सब्जियों के खेतों को बेरहमी से रौंद रहे थे। ये पूरे गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी और इसका ज्यादातर हिस्सा गांव के मुखिया वांगचुवान का था। इन सब्जियों को सर्दियों से पहले शहर के बड़े होटलों में बेचा जाना था। उसकी पूरे साल की कमाई को वे सुअर जिंदा चबा रहे थे। यह समझना मुश्किल नहीं था कि सुअर नीचे क्यों आए थे। गांव वालों ने भूखमरी के मारे पहाड़ों के सारे फल और जड़ें पहले ही साफ कर दिए थे, जिससे उन जंगली जानवरों के लिए कुछ नहीं बचा था। इसलिए भूखे सुअर फसलें तबाह करने के लिए गांव में घुस आए। वांग चेउंग शुन पागलों की तरह अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा था कि वे जाकर उन सुअरों को मार डालें। लेकिन किसी की एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। 3 जवान लड़के पहले ही अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में हड्डियां तुड़वा चुके थे। उस सुअरों के राजा ने उन्हें एक ही टक्कर में हवा में उड़ा दिया था। इन मजदूरों के पास ना तो असली हथियार थे और ना ही ताकत। अंदर जाने का सीधा सा मतलब था मौत को दावत देना। जैसे ही मैंने वहां एंट्री मारी, सबके चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आए। गांव की औरतें मुझे ऐसे निहार रही थी जैसे मैं कोई फरिश्ता हूं। उस ऊदबिलाव और हिरण के शिकार के बाद उन्होंने मुझे पूरे गांव में किसी महानायक की तरह मशहूर कर दिया था।
वांग चांगक्सुन ने तुरंत सारा इल्जाम मेरे सिर मरने की कोशिश की, कहने लगा कि मेरे पहाड़ों पर शिकार करने की वजह से ही ये जानवर नीचे भागे हैं और अब मुझे उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। मैंने बस एक कदम किनारे ले लिया और उसे औंधे मुंह कीचड़ में गिरने दिया। मैंने उससे कहा कि इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। और अगर तेरी यही अकड़ है तो मैं आराम से बैठकर तब तक तमाशा देखूंगा जब तक ये सुअर तेरा पूरा खेत साफ नहीं कर देते। नुकसान उसका था, मेरा नहीं। वह काली कीचड़ में लथपथ खुद को घसीटता हुआ उठा और गिड़गिड़ाने लगा। मैंने अपनी शर्तें साफ साफ रख दी। जो भी गांव वाला मदद करेगा उसे तू अपनी जेब से 30 सिक्के देगा। जिसे खरोंच भी आए उसे 10 सिक्के अलग से मिलेंगे और इन सारे सुअरों का मांस सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। पहले तो वह आग बबूला हो गया और साफ मना कर दिया। उसने खुद एक लाठी उठाए और उस दैत्य जैसे सुअरों के राजा पर टूट पड़ा। जैसे ही लाठी उस जानवर से टकराई वह तिनके की तरह टूट गई। सुअर ने उसे हवा में उछाल दिया और फिर तेजी से आकर अपने नुकीले दांत उसकी पीठ में घोंप दिए। हर तरफ खून ही खून फैल गया। वह किसी तरह रेंगते हुए अपनी जान बचाकर वापस लौटा। उसके बाद वह मेरी एक एक शर्त और पूरी बात मानने के लिए भीगी बिल्ली बन गया। मैंने जमीन में गड़ा अपना भाला निकाला और भीड़ की तरफ मुड़कर दहाड़ा। वांग शुन हर एक आदमी को 30 सिक्के देगा। शिकार की अगुवाई मैं करूंगा और हर कोई चुपचाप मेरे इशारों पर नाचेगा। मांस मेरा होगा, लेकिन जो भी इस लड़ाई में मेरा साथ देगा मैं उसे भी हिस्सा दूंगा। मैंने पूछा कि कौन कौन इस जंग के लिए तैयार है। वांग शुन के सारे मजदूर खुशी खुशी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वांग शुन ने सालों तक उनका खून चूसा था और मेरी जुबान की पक्की होने की इज्जत गांव में पहले ही बन चुकी थी। जब से तियान लाओबा ने मेरे लिए काम करना शुरू किया था और उसे रोज मांस वाला भरपेट खाना मिल रहा था, तब से पूरा गांव मुझ पर जान छिड़कता था। फिर मैंने अपनी योजना बिछाई। जंगली सुअर आमने सामने की लड़ाई के लिए बहुत खूंखार होते हैं। उनकी खाल मोटी होती है, शरीर चट्टान जैसा मजबूत होता है, कोई भी आम हथियार उन्हें आसानी से नहीं चीर सकता। इसलिए हम 3 टोलियों में बंट गए। तियान लाओबा और वांग सान एक एक टोली की कमान संभालेंगे और उन सुअरों को भड़काएंगे। उन्हें पेड़ों की तरफ खींचकर लाएंगे और उन्हें ऐसा चकमा देंगे कि वे सीधे चट्टानों और पेड़ों के तनों से जा टकराएं। एक बार जब वे टकराकर चकरा जाएंगे और बुरी तरह थक जाएंगे, तब बाकी लोग बड़े बड़े पत्थरों से उनके सिर कुचल देंगे और मैं अपने धनुष से उन्हें मौत की नींद सुलाने का आखिरी काम करूंगा। सबसे पहले मैंने खुद उस सुअरों के राजा का हिसाब किताब किया, वह भी बिल्कुल करीब से। मेरा तीर सीधा उसके माथे को चीरता हुआ उसकी खोपड़ी के अंदर तक धंस गया। वह खूंखार जानवर सिर में तीर धंसे होने के बावजूद अपने नुकीले दांत चमकाते हुए मेरी तरफ झपटा। लेकिन वह बस कुछ ही कदम चल पाया और फिर औंधे मुंह कीचड़ में जा गिरा। उसकी सांसें टूट रही थी। उसके बाद सभी टोलियों ने एकदम मक्खन की तरह अपना काम किया। उन्होंने बाकी बचे सुअरों को गोल गोल घुमाकर इतना छकाया कि उनकी सारी ताकत खत्म हो गई। जैसे ही कोई सुअर लड़खड़ाकर गिरता, मैं एक तीर उसके आर पार कर देता। देखते ही देखते 8 के 8 सुअर मिट्टी में मिल चुके थे। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब पूरा गांव जश्न मनाने में डूबा था, तभी वांग चेउंग हसू, मुखिया का वह नकारा और हरामी भाई, अकड़ता हुआ आगे आया और आधे मांस पर अपना हक जताने लगा। उसने मुझे उस तथाकथित एहसान की याद दिलाई जो मैंने उसके भाई की पत्नी के साथ करने दिया था, और धमकी दी कि अगर मैंने उसे हिस्सा नहीं दिया तो वह पूरे गांव के सामने मेरा भंडाफोड़ कर देगा। मुझे तो उसकी बेवकूफी पर हंसी आ गई। वह खुद अपनी ही भाभी के साथ मुंह काला करके आया था। इस पाप से मेरा क्या लेना देना। जब मैंने उसे टकेसा जवाब देकर मना कर दिया, तो उस बेवकूफ ने सच में मेरे मुंह पर मुक्का मारने की जुर्रत कर दी। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने हवा में ही उसकी कलाई दबोच ली और उसे इतनी बेरहमी से मरोड़ा कि उसकी हड्डियां चटकने की आवाज वहां खड़े हर एक इंसान ने सुनी। फिर मैंने एक जोरदार झटके से उसका कंधा उसकी जगह से उखाड़ दिया। वह दर्द से चीखता हुआ वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। यह पक्का करने के लिए कि हर किसी को मेरी औकात का अंदाजा हो जाए, मैंने अपने भाले को हवा में गोल घुमाकर उछाला, उसे लपका और पूरी ताकत से उसकी दोनों टांगों के बीच जमीन में गाड़ दिया। भाले की धारदार नोक उसकी मर्दानगी से बाल भर की दूरी पर जाकर रुक गई। डर के मारे उसकी पैंट वहीं गीली हो गई। मैंने उसे एक जोरदार तमाचा मारकर होश में लाया और फिर सुअरों को काटने के लिए शान से आगे बढ़ गया। वह लड़ाई, वह भाला फेंकना, ये सारा भौकाल और तमाशा असल में उसके लिए था ही नहीं। मैं चाहता था कि इस गांव का एक एक बच्चा ये साफ साफ देख ले कि मेरा रुतबा क्या है। मैं चाहता था कि वे मेरी जुबान पर अंधा भरोसा करें और मेरी ताकत से खौफ खाएं। जंगली सुअर का मांस बेशक बहुत कीमती था, लेकिन गांव वालों के दिलों में अपनी दहशत और वफादारी कायम करना इस मांस के ढेरों से कहीं ज्यादा मायने रखता था। मैंने वांग चेउंग हुआन को जान से नहीं मारा। अभी से वांग खानदान के साथ खूनी दुश्मनी मोल लेने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि गांव वालों को मेरा ये रौद्र रूप बहुत पसंद आया। वे सब मुझे घेर कर खड़े हो गए, मेरे तीरंदाजी के हुनर की कस्में खाने लगे और गिड़गिड़ाने लगे कि मैं उन्हें भी यह सब सिखा दूं। मैंने शान से सुअर का मांस बांटना शुरू किया। तियान लाओबा, वांग सान और यांग डेलिम्पर, जिन्होंने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था, उनमें से हर एक को एक पूरी टांग और 10 पाउंड मांस इनाम के तौर पर दिया गया। बाकी हर आदमी को 5 पाउंड मांस और 2 पाउंड अंदरूनी हिस्से दिए गए। जब मैंने ये फरमान सुनाया, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे पागल हुए जा रहे थे।
5 पाउंड मांस की कीमत सीधे सीधे 50 सिक्के थी, जो इतनी बड़ी रकम थी जितनी उनमें से कईयों ने महीनों से अपनी आंखों से भी नहीं देखी थी, और फिर भी सबसे बड़ा हिस्सा मैंने अपने ही पास रखा था। 8 सुअरों का कुल वजन 2000 पाउंड से भी ज्यादा था। एक सुअर में ही सबका हिस्सा बढ़ गया, बाकी सब मेरा था। यह मेरी सोची समझी दरियादिली थी। मैं उनकी वफादारी खरीद रहा था, अपना इंसाफ दिखा रहा था, और यह साबित कर रहा था कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरा ये दांव काम कर गया। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनका कोई मसीहा हूँ। मैंने तियान लाओ बा और उसके 2 आदमियों को सुअरों की रखवाली पर छोड़ा और बहनों को लेकर बैलगाड़ी लाने घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं अपने दरवाजे के पास पहुंचा, मेरी नजर उस छोटी सी टहनी पर पड़ी जो मैंने दरवाजे की दरार में फंसाई थी। वह जमीन पर पड़ी थी। कोई अंदर घुस चुका था। मैंने बहनों से कहा कि वे एक पेड़ के पीछे छिप जाएं, अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और धीरे से दरवाजा धकेला। अचानक ऊपर से एक नंगी तलवार सीधे मेरे चेहरे की तरफ लहराती हुई आई। मैंने अपनी कुल्हाड़ी से वार रोका, हमलावर की कलाई दबोची, उसे एक जोरदार लात मारी और बाहर फेंक दिया। तभी बगल से एक और चाकू आया, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। मैं फुर्ती से छलांग लगाकर आंगन में आ गया और मेरे पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से एक लंबी तलवार लिए एक आदमी बाहर निकला, जिसने मेरे भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया था। और अंदर से हथियारों से लैस और भी कई लोग बाहर आ गए। उनका सरगना एक हाथ वाला आदमी था जिसे सब दुबई बुलाते थे। सालों पहले जुए की उधारी वसूलने के चक्कर में उसने अपना एक हाथ गंवा दिया था और उसके बाद से वह एक खूंखार दरिंदा बन गया था। वह असल मालिक के इशारे पर पीछे से जुए का अड्डा और शराबखाना चलाता था। उसने मेरी तरफ देखकर एक कुटिल मुस्कान दी और सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। पुराने लूफोंग ने वादा किया था कि अगर वह अपना कर्ज नहीं चुका पाया तो उसके बदले अपनी पत्नियां सौंप देगा। दुबई को पैसा चाहिए था, औरतें चाहिए थी, और जाते जाते शायद वह मेरे घर को भी राख कर देना चाहता था। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था क्योंकि उसके पास आदमियों की फौज थी। और ये उसके इकलौते आदमी नहीं थे। वह बहुत शातिर था। आसपास और भी गुंडे छिपे होंगे, लेकिन उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। ये गुंडे चाहे दर्जनों की तादाद में आ जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस पल उन्होंने मुझे घेरने के लिए मेरे आंगन में कदम रखा था, वे उसी पल अपनी मौत का परवाना लिख चुके थे। मैं मुस्कुराया और उससे कहा कि अपने बाकी कुत्तों को भी बाहर बुला ले। बस इतने से मेरा क्या होगा। वह जोर से हंसा और अपने 4 सबसे खूंखार हत्यारों को बुलाया, जिन्हें सब 4 कुत्ते कहते थे। वे तब तक बिल से बाहर नहीं आते थे जब तक कि किसी का नामोनिशान ना मिटाना हो। 10 आदमियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उनके हिलने से पहले ही मैंने अपने हमले का पूरा नक्शा दिमाग में छाप लिया था। मैं एक झटके में बिजली की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही दुबई के सामने पहुंच गया। उसने अपने चाकू से मेरा वार रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी कुल्हाड़ी उसके बचे हुए इकलौते हाथ को चीरती हुई पार निकल गई। इससे पहले कि वह दर्द से चीख भी पाता, मैंने कुल्हाड़ी घुमाई और उसका आधा चेहरा धड़ से अलग कर दिया। बाकी के लोग भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़े। एक ने अपनी तलवार घुमाई, मैं गोल घूमा और एक ही झटके में उसका गला रेत दिया। 2 और एक साथ मेरी तरफ झपटे। मैंने पहली तलवार को गच्चा दिया और उसी रफ्तार में दूसरे आदमी का हाथ काट डाला। हर तरफ खून के फव्वारे छूटने लगे। एक और गुंडे को मैंने ऐसी लात रसीद की कि वह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। मैंने एक लकड़ी का रैक उठाया और जगह बनाने के लिए उसे जोर से फेंका और फिर से उनके बीच कूद पड़ा। कुछ ही पलों में 10 के 10 मौत के घाट उतर चुके थे। पूरे आंगन में कटे हुए अंग और खून ही खून बिखरा पड़ा था। मैंने अपनी कुल्हाड़ी दुबई की लाश पर पोंछी और देखा कि उसकी धार कम हो रही थी। इस कुल्हाड़ी के लोहे की क्वालिटी एकदम घटिया थी। किसी दिन मुझे एक असली फौलाद पिघलाने वाली भट्टी बनानी पड़ेगी। मैंने दरवाजा खोला और बहनों को अंदर आने का इशारा किया। वे बुरी तरह सहमी हुई थीं। उन्होंने अपनी आंखों से पूरा खूनी खेल देखा था। जुए खाने के 10 हथियारबंद खूंखार हत्यारे, और मैंने उन्हें कागज की तरह फाड़कर रख दिया था। वे मुझे अब एक अलग ही नजर से देखने लगी थी। वांग ने पूछा कि क्या मैं कोई ऐसा महान योद्धा हूं जो खून खराबे से तंग आकर इस गांव में छिपकर रह रहा है। वांग को लगा जैसे मैं कहानियों का कोई खूंखार हत्यारा हूं जिसने अब काम छोड़ दिया है। मैंने बस अपने चेहरे से खून पोंछा, मुस्कुराया और उनसे कहा कि वे कुछ ना पूछें। उन्होंने खुद ही अपने दिमाग में एक कहानी गढ़ ली। उन्हें लगा कि मैं अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था और अब मैंने अपना असली रूप इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूं। मैंने उन्हें वही मानने दिया जो वे मानना चाहती थी। मैंने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए एक छिपी हुई जगह पर इकट्ठा किया, आंगन से सारा खून और कचरा साफ किया, फिर बैलगाड़ी जोती और दियोन लाओबा और उसके आदमियों के साथ जंगली सुअर का मांस लेने निकल पड़ा। हम आधी रात के बाद तक उस मांस को काटने और बांटने का काम करते रहे। जब सब खत्म हो गया तो मैंने उनमें से हर एक को हिरण के खून वाली शराब का एक छोटा मटका और कुछ अनाज दिया। उन्होंने मना करने की कोशिश की और कहा कि मैंने उनके लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। मुझे लगभग जबरदस्ती उन्हें वह इनाम थमाना पड़ा। जब हम काम कर रहे थे तो मैंने बातों बातों में उनसे गांव की सारी जानकारी उगलवा ली, कौन से नौजवान भरोसेमंद हैं, कौन सी औरतें काम में माहिर हैं। उन्हें लगा कि मैं बस अपना घर बनाने के लिए मजदूर ढूंढ रहा हूं, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी कई नाम सुझाए। मैंने एक एक नाम अपने दिमाग में छाप लिया। मैं सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज खड़ी करने वाला था।
सारा सुअर का मांस बैलगाड़ी पर लादने के बाद मैंने वह चीज बाहर निकाली जो मैंने शहर के लोहार से अपने लिए खास तौर पर बनवाई थी। यह एक अजीब सी मशीन थी जिसमें लकड़ी के ढांचे पर एक धनुष लगा हुआ था और तीर रखने के लिए एक खांचा बना था, एक क्रॉसबो। वांग शिन उसे देखकर पूरी तरह से चकरा गई। उसने मुझे लोहार के पास से इसे उठाते हुए देखा था, लेकिन उसे लगा था कि यह बैलगाड़ी का कोई पुर्जा है। वांग चिंग को भी कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या बला है। मैंने दिए की रोशनी में उस पर हिरण की सूखी नस चढ़ाई और उसका निशाना सेट किया। मैंने उसे बताया कि इसे क्रॉसबो कहते हैं, एक बेहद खौफनाक और जानलेवा हथियार। जिस लोहार ने इसे बनाया था उसने मेरे बनाए नक्शे जैसी चीज अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि या तो इस साम्राज्य के लोगों को क्रॉसबो के बारे में कुछ पता ही नहीं था, या फिर सरकार ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। जो भी हो, आगे चलकर यह मेरे लिए पैसे छापने की एक बड़ी मशीन बन सकता था, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ शिकार और अपनी हिफाजत के लिए था। मैंने दोनों बहनों के लिए भी 2 छोटे क्रॉसबो बनाए थे, लेकिन आज रात उन्हें दिखाने का वक्त नहीं था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं, तो उनकी हवा टाइट हो गई। वांग शिन ने मेरी बांह पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगी कि मैं कोठे पर ना जाऊं। उसने यहां तक कह दिया कि वह खुद जाकर उन लड़कियों से नए नए तरीके सीख लेगी ताकि मैं घर पर ही रहूं। मेरी तो हंसी छूटने वाली थी। ये दोनों किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। मैंने उन्हें असली वजह बताई। मैंने अभी अभी जुए खाने के 10 गुंडों को मौत के घाट उतारा था। उनके बॉस को अब तक भनक लग चुकी होगी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर मैंने आज रात ही इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, तो वे हम पर बार बार हमले करते रहेंगे। मैंने उन दोनों को चूमा और वादा किया कि मैं सूरज निकलने तक वापस आ जाऊंगा। मैं रात के अंधेरे में बैलगाड़ी हाँकता हुआ 1 घंटे बाद शहर पहुंच गया। हानवान जुए खाना शहर का सबसे बड़ा अड्डा था। एक शानदार इमारत, सोने की सजावट, इसे अनदेखा करना नामुमकिन था। मैं सामने वाले दरवाजे से अंदर नहीं गया। मैं सीधे छत पर चढ़ा, कुछ खपरेल हटाए और ऊपर से अंदर का पूरा नक्शा समझने लगा। ये सिर्फ खून बहाने का मामला नहीं था। मेरी नजर इस बात पर थी कि उनका सारा पैसा कहाँ रखा जाता है। जंग के इस माहौल में चांदी के सिक्के ही असली ताकत थे। मैं आज एक बहुत बड़े शिकार की फिराक में था। जुए खाने में लगभग 30 हथियारबंद गार्ड थे जो वहीं खाते पीते और रहते थे। उनका बॉस ली नाम का एक मोटा सुअर देर रात भारी सुरक्षा के बीच वहां पहुंचा। उसका खास आदमी और सबसे बड़ा गुंडा, थरी मास्टर नाम का 9 उंगलियों वाला एक बदमाश, दौड़कर उसके पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वह बता रहा था कि दुबई की टोली अभी तक वापस नहीं लौटी है। बॉस गालियां बकने लगा कि उसके सारे आदमी कितने नकारा हैं, जो एक मामूली लूफोन को भी ठिकाने नहीं लगा सके। छत पर बैठे बैठे मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मेरा भारी क्रॉसबो पूरी तरह लोड था और उसका निशाना उस मोटे की मोटी गर्दन पर बिल्कुल सेट था, लेकिन मैंने अभी तीर नहीं छोड़ा। थरी मास्टर जंग के मैदान का पुराना खिलाड़ी था, बेहद सख्त और खतरनाक। मैं उससे डरता नहीं था, लेकिन 30 हथियारबंद गुंडों के बीच, जिनमें एक ऐसा खूंखार लड़ाका भी हो, सीधा घुस जाना कोई अक्लमंदी नहीं थी। मैंने एकदम सही मौके का इंतजार किया। मैंने क्रॉसबो का ट्रिगर दबा दिया। भारी तीर रात की खामोशी को चीरता हुआ सीधा बॉसली की गर्दन के आर पार हो गया। उसने अपने घाव को कसकर पकड़ लिया, चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी उंगलियों के बीच से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह वहीं ढेर हो गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने छत पर मेरी परछाई देख ली। थरी मास्टर तुरंत एक मेज के नीचे घुस गया। बहुत चालाक, लेकिन मेरे क्रॉसबो का तीर उस मोटी लकड़ी को चीरता हुआ सीधा उसके कंधे में जा धंसा। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई हथियार नहीं देखा था जो ये कर सके। उसने वह तीर खींचकर निकाला और यह समझ गया कि उसका बॉस मर चुका है और अब वफादारी का कोई मोल नहीं बचा है। उसने एक खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह हिल भी पाता, मैं छत से सीधा उसके सामने कूद पड़ा। वह तेजी से घूमा और अपने चाकू से ऊपर की तरफ वार किया, लेकिन वह बहुत धीमा था। मेरी तलवार ने पहले उसका हाथ काटा और फिर एक ही झटके में उसका गला खोल दिया। वह जमीन पर गिरा, ये जानते हुए कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। पूरे जुए खाने में कोहराम मच गया। जुआरी मेजों से चांदी के सिक्के लूटने लगे और एक दूसरे से लड़ने लगे। इस अफरा तफरी में किसी ने भी मुझे अंदर घुसते हुए नहीं देखा। मैं उस भीड़ में किसी नाचने वाले की तरह बड़ी फुर्ती से घूम रहा था, और मैं जिस भी गार्ड के पास से गुजरा वह हमेशा के लिए जमीन पर गिरता चला गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैं 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। आखिरी असली खतरा बिग हेड नाम का एक लड़ाका था जो इस गैंग का तीसरे नंबर का गुंडा था। वह हाथों में लोहे के पंजे पहनकर लड़ता था और बहुत नीच तरीके से वार करता था। जब मैंने उस पर वार किया तो उसने एक आम आदमी को पकड़कर अपनी ढाल बना लिया। उसका जवाबी हमला लगभग मेरे पेट को चीर ही गया था। वह बहुत फुर्तीला और चालाक था, लेकिन मेरे सामने उसकी फुर्ती किसी काम की नहीं थी। मैंने उसके मुके को गच्चा दिया, लात मारने का नाटक किया, और जैसे ही उसका संतुलन बिगड़ा, मैंने अपनी तलवार सीधे उसके पेट के आर पार कर दी। मरते मरते उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने उससे बस इतना कहा कि उसे मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। बाकी बचे हुए गार्ड्स ने जब अपने 3 सबसे खूंखार लड़ाकों को मिट्टी में मिला हुआ देखा, तो उनके लड़ने की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वे मुझे कोई शैतान समझकर चीखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सका।
एक घायल आदमी अंधेरे में घिसकते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने परछाइयों में छिपे रहकर क्रॉसबो से उसका भी काम तमाम कर दिया। पूरी जगह साफ करने के बाद मैंने उनका खजाना ढूंढ निकाला और सारा माल अपनी बैलगाड़ी में लाद लिया। फिर मैंने उस पूरी इमारत में आग लगा दी। शराब के गोदाम ने आग पकड़ ली और एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए। वह जुए खाना और उससे जुड़ा शराब खाना जलकर खाक हो गया। सुबह होने तक मैं एक आम व्यापारी की तरह आराम से अपनी बैलगाड़ी हाँकता हुआ शहर के बाजार में घुस रहा था। मेरे पीछे शहर के अधिकारी सुलगते हुए खंडहरों में से जली हुई लाशें निकाल रहे थे। जांच करने वालों के बीच शाओ वांग का भाई शाओ यंग भी था, जो मेरी पत्नी के परिवार का हिस्सा और शहर के दफ्तर में एक छोटा अधिकारी था। उसे इस आग की जांच के लिए भेजा गया था। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि यह सब किसने किया है। मैं बिना किसी घबराहट के अपनी बैलगाड़ी उस जगह के ठीक बगल से ले गया। शाओ यंग ने मुझे देखा और हाथ हिलाया। मैं मुस्कुराया और बाजार जा रहे अपने सुअर के मांस के ढेर की तरफ इशारा किया। उसने भी मुझे खुशी से अंगूठा दिखा दिया। उसे पहले से ही पता था कि मैं उसके परिवार से मिलने गया था और उनके लिए तोहफे लेकर गया था। उसे क्या पता था कि जिस इमारत की राख वह कुरेद रहा है, उसे मैंने ही जलाकर भस्म किया है। 1000 पाउंड से ज्यादा सुअर का मांस बेचने में मेरी पूरी सुबह निकल गई। पूरा बाजार इतना मांस नहीं खरीद सकता था, इसलिए मैंने शहर के हर छोटे बड़े ढाबे का चक्कर लगाया, जब तक कि सारा माल बिक नहीं गया। मेरी कुल कमाई 107 तोले चांदी थी। मैंने घर वापसी के लिए बैलगाड़ी में खूब सारा अनाज और राशन लाद लिया। लेकिन मेरा असली खजाना तो उस बैलगाड़ी के नीचे छिपा था। चांदी, ढेर सारे बैंक नोट और कुछ सोना, जो मैंने इमारत फूंकने से पहले जुए खाने की तिजोरी से लूटा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि हमारे आंगन के बाहर पहाड़ी पर 2 दुबली पतली आकृतियां खड़ी थीं, जो टकटकी लगाए सड़क की तरफ देख रही थीं। वे पूरी रात मेरा इंतजार कर रही थीं। जब उन्होंने मुझे रास्ते के मोड़ से आते हुए देखा तो उनके चेहरों पर सुकून छा गया और उनकी आंखें भर आईं। घर के अंदर जाकर मैंने उन्हें दिखाया कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। जब वानचिंग ने वे बैंक नोट देखे तो वह रो पड़ी, खुशी से नहीं बल्कि डर और फिक्र से। उसने मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं उन्हें रात में कभी ऐसे अकेला छोड़कर ना जाऊं। वांगचिंग ने भी यही बात दोहराई। उन्हें उस पैसे से कोई मतलब नहीं था, वे बस मेरी सलामती चाहती थी। वे गरीबी में जीना पसंद करेगी, लेकिन मेरी जान जोखिम में डालकर रहसी नहीं। मैंने उनसे वादा किया कि जुए खाने का किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और मुझे अब कभी रात में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जाकर उनकी जान में जान आई। मैंने वांग से गिरवी रखी हुई चीजों की रसीदों के बारे में पूछा। पिछले लू फोंग ने अपनी शराब और जुए की लत पूरी करने के लिए सब कुछ, जमीन के कागज, कीमती सामान, यहाँ तक कि बहनों का दहेज भी गिरवी रख दिया था। वानचिंग ने बड़ी चालाकी से उन रसीदों को आंगन में एक पत्थर की पटिया के नीचे गाड़कर बचा लिया था। उसने उन्हें खोदकर निकाला और वे मुड़े तुड़े और सीलन भरे कागज मेरे हाथ में रख दिए। 3 एकड़ की उपजाऊ जमीन को सिर्फ 3 तोले चांदी के लिए गिरवी रख दिया गया था। मुझे अपने सीने में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, शायद इस शरीर की पुरानी यादों का दर्द था। मैंने उनसे कहा कि मैं जल्द ही वह सारी जमीन छुड़वा लूंगा। मैंने उनसे वादा किया कि किसी दिन मैं ये पूरा गांव खरीद लूंगा और उन्हें यहाँ का मालिक बना दूंगा। वांग की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। वांगचिंग ने कहा कि उसे इन सब चीजों की कोई चाह नहीं है, बस एक सुकून भरी जिंदगी ही उसके लिए काफी है। फिर हमने साथ बैठकर सारी रकम गिनी। बैंक नोट लगभग 1000 तोले के थे। चांदी 600 तोले से ज्यादा थी। इसके अलावा खुले सिक्के और सोने के छोटे टुकड़े अलग थे। कुल मिलाकर ये 2000 तोले से भी ज्यादा की रकम थी। बहनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये गांव के मुखिया की पूरी दौलत से भी कहीं ज्यादा पैसा था। मैं गांव के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर सबसे समतल और बेहतरीन जगह को देख रहा था। मैं अपना महल यही बनाने वाला था। पहला कदम था ईंटों का भट्टा। जंगलों में एक भाड़े के सैनिक के तौर पर बिताए सालों में मैंने ऐसे कई भट्टे देखे थे। मुझे पता था कि इसे कैसे बनाना है। मुझे सिर्फ मजदूरों की जरूरत थी और इस गांव में भूखे मजदूरों की कोई कमी नहीं थी। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं आंगन में एक बड़ी चट्टान पर बैठा और सारी योजना बनाने लगा। पिछले कुछ दिनों की थकान मुझ पर हावी होने लगी और दोपहर में मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो अंधेरा हो चुका था और मेरी दोनों पत्नियां मेरे बगल में सो रही थीं। बाकी सब काम इंतजार कर सकते थे। अगली सुबह जब मैं दोबारा उठा तो वे मेरे लिए गर्म पानी और नाश्ता तैयार कर चुकी थीं। जब मैं सुबह तैयार हो रहा था, हुआन चिन ने मेरे सिर पर एक बम फोड़ दिया। उसने अपनी बहन से कहा कि उन्हें मेरे लिए एक रखेल लानी चाहिए। पहले तो मुझे लगा कि यह हमारी रंगीन रातों की वजह से है। वे मेरी ताकत का सामना नहीं कर पा रही थी। लेकिन वांग ने मुझे इसके पीछे की असली वजह बताई। हम काफी समय से साथ थे, लेकिन दोनों में से कोई भी बहन अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। यहाँ के आम कानून के मुताबिक अगर किसी आदमी की औलाद नहीं होती तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और उसे जबरदस्ती सेना में भेज दिया जाता था। अगर मुझे वे लोग ले गए तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज्यादा औरतों का मतलब था वारिस पैदा होने की ज्यादा उम्मीद और घर के कामों में भी मदद मिल जाएगी। वे मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गईं और मिन्नतें करने लगी।
वानचिंग ने कहा कि उसने पहले ही एक लड़की चुन ली है, शहर से उसकी एक बचपन की दोस्त जो पढ़ी लिखी, समझदार और अभी तक कुंवारी थी क्योंकि वह इतनी स्वाभिमानी थी कि किसी अरे गहरे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से इनकार करने की वजह से सरकार उसके परिवार पर जुल्म ढा रही थी। मैंने इस बात को टालने की कोशिश की, उनसे कहा कि वे वारिस या सेना में भर्ती की फिक्र ना करें, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई। वह पूरी तरह से गंभीर थी। मैं साफ देख सकता था कि उसने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा था। वह हमारे परिवार को हर तरफ से सुरक्षित कर रही थी। वह अभी से एक आदर्श और समझदार बड़ी पत्नी की तरह बर्ताव कर रही थी। आखिर में मुझे झुकना पड़ा और मैंने उसे वह खत लिखने की इजाजत दे दी। जब मैं बाहर निकला तो गांव के 4 नौजवान लड़के मेरे दरवाजे पर तोहफों के थैले लिए घबराए हुए खड़े थे। वे चाहते थे कि मैं उन्हें शिकार करना सिखाऊं। उनके परिवारों ने गुरुदक्षिणा के तौर पर अपनी सबसे कीमती चीजें भेजी थी। मैंने उन्हें गौर से देखा। वांगियन, झांग होंगदा और ली लोंग वही लड़के थे जिनकी तियान लाओबा ने तारीफ की थी, ईमानदार और मेहनती लड़के। चौथा, वांग फेई दुबला पतला था लेकिन बहुत फुर्तीला था। मैंने उसे सुअर के शिकार के दौरान भी देखा था, लेकिन उसका तोहफा सबसे सस्ता था। वह बहुत चालू किस्म का लड़का था जो हमेशा कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा फायदा ढूंढता था। मैंने उनके तोहफे कबूल कर लिए। मना करना उनका अपमान होता, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे उनके झुकने या गुरुजी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें वे धनुष दिए जो मैंने तियान लाओ बाकी लाई हुई फालतू लकड़ी से बनाए थे, और साथ में कुछ तीर भी दिए। मेरी शर्त साफ थी, वे जो भी शिकार करेंगे उसका 1/3 हिस्सा मुझे देंगे। अगर वे सर्दियों से लेकर वसंत तक ऐसा करते रहे तो हथियार उनके हो जाएंगे और ये लगान का नियम भी खत्म हो जाएगा। ली लोंग, जो चारों में सबसे तेज दिमाग का था, तुरंत समझ गया कि यह असल में मुफ्त का सौदा है। वे वैसे भी पूरी सर्दियां पहाड़ों की खाक छानने ही वाले थे। मैंने तो बस उनके हाथों में सही औजार थमा दिए थे। एक चीज जो मैं कभी किसी के साथ नहीं बांटने वाला था, वह था मेरा क्रॉसबो। वह मेरा सबसे बड़ा और गुप्त हथियार था। मैंने जो धनुष बनाए थे वे इतने साधारण थे कि गांव का कोई भी कारीगर उनकी नकल बना सकता था। लेकिन क्रॉसबो की ताकत और अचूक निशाना एकदम अलग दर्जे की चीज थी। अगर वह तकनीक किसी के हाथ लग गई तो मेरा दबदबा खत्म हो जाएगा। मैंने उन चारों लड़कों को उनके धनुष और तीर दे दिए। मैंने जानबूझकर सबसे कमजोर धनुष वांग फेई को दिया क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा नहीं था। किसी भी तीर के आगे लोहे की नोक नहीं थी, वे सिर्फ खरगोशों और तीतरों के लिए ही काफी थे, उससे बड़े किसी जानवर के लिए नहीं। मैं उन्हें जंगलों के खतरों के बारे में चेतावनी देना चाहता था, लेकिन वे इतने उतावले थे कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही वहां से फुर हो गए। जब वांगचिंग उनके लाए तोहफों को छांट रही थी तो उसने मिट्टी से सनी हुई एक गोल सी चीज उठाई। वह उसे पहचान नहीं पाए और डर गई कि कहीं ये भी कोई जहर ना हो। शाओफोंग वाला किस्सा अभी भी उसके दिमाग में ताजा था। मैंने बस एक नजर डाली और मेरा दिल खुशी से उछलकर गले में आ गया। यह एक शकरकंद था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इसके इतिहास के बारे में पढ़ा था। एक व्यापारी अपनी जान पर खेलकर शकरकंद को चोरी छिपे देश में लाया था, और जब इसकी खेती बड़े पैमाने पर होने लगी तो भुखमरी जैसे गायब ही हो गई। ये फसल बहुत तेजी से बढ़ती है, इसकी पैदावार छप पर फाड़कर होती है, और एक अकेला शकरकंद पूरे पेट भर खाने के बराबर होता है। अगर मैं इसे उगाने में कामयाब हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने पागलों की तरह वांगचिंग से थैले में और ढूंढने को कहा। उसे नीचे एक और शकरकंद मिला जो थोड़ा छोटा था और उसमें से पहले ही कोंपलें फूट रही थी। खेती के लिए एकदम बेहतरीन। मैंने उससे कहा कि इसे किसी गर्म जगह पर बहुत हिफाजत से रख दे क्योंकि शकरकंद जमाने वाली ठंड में जिंदा नहीं रह सकते। जो शकरकंद एकदम साफ था, मैंने उसे रात के खाने के लिए भाप में पकाने को कहा। वह शक भरी निगाहों से देख रही थी कि फेफड़े जैसी दिखने वाली यह भद्दी सी चीज भला स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा कि कोई भी चीज तुम्हारे और तुम्हारी बहन जितनी स्वादिष्ट तो हो ही नहीं सकती। वह शर्म से लाल हो गई और अपने नन्हे हाथों से मेरी छाती पर मुक्का मारा। फिर माहौल रंगीन हो गया और मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। जब वांचिंग अपना खत लिखकर वापस आए तो उसने हमें इस हालत में देख लिया। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे भी अपनी बाहों में खींच लिया। उस दिन मैं दोपहर ढलने तक नहीं उठा। जिंदगी में पहली बार मुझे सच में बहुत थकान महसूस हो रही थी। बहनें और भी देर से उठी। उनके चेहरे अभी भी लाल थे, बाल बिखरे हुए थे, पैर लड़खड़ा रहे थे, और वे रात का खाना बनाने में जुट गईं। जब भाप में पका हुआ शकरकंद बाहर आया तो वांगचिंग ने उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतनी मुलायम और मीठी चीज कभी नहीं खाई थी। वांग ने भी उसे चखा और वह लगभग खुशी से चीख ही पड़ी। मैंने अपने हिस्से का भी उन्हें दे दिया और खुद सिर्फ चावल का दलिया पी लिया। उन्होंने मना करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें घूरकर चुपचाप खाने पर मजबूर कर दिया। रात के खाने के बाद मेरा इरादा गांव में घूमकर उन परिवारों से जमीन खरीदना शुरू करने का था जिन्होंने अपनी जमीनें गिरवी रख दी थीं। ज्यादातर लोगों ने भूखमरी और मजबूरी में अपनी जमीनें बेच दी थीं, और उन रसीदों की उनके लिए कोई कीमत नहीं थी क्योंकि उनके पास उन्हें छुड़वाने के लिए कभी पैसा नहीं आने वाला था। मैं उन रसीदों को कौड़ियों के भाव खरीदकर वह जमीन अपने नाम करवा सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा, वे चारों लड़के लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आते दिखे। वे चारों बुरी तरह घायल थे, हर जगह कटने और छिलने के निशान थे।
जिसकी हालत सबसे खराब थी, उसे बाकी लड़के उठाकर ला रहे थे। उसका चेहरा फट चुका था और सीना बुरी तरह चीर दिया गया था। वह बस नाम का जिंदा था। मुझे सब समझ आ गया। ये बेवकूफ उन मामूली धनुषों के साथ किसी बहुत खूंखार शिकारी जानवर से भिड़ गए थे। वे हथियार मुश्किल से किसी उदबिलाव को मार सकते थे, किसी बड़े जानवर का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने उन्हें साफ साफ चेताया था कि ये सिर्फ खरगोशों और छोटी चिड़ियों के लिए है। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब उनमें से एक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। लड़के खौफ से कांपते हुए अंदर आए। सब एक साथ किसी खौफनाक दैत्य के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उस जानवर की खाल इतनी मोटी थी कि उसे मारने के लिए एक बंदूक की गोली भी सीधे उसके दिल पर लगनी चाहिए। उनके लकड़ी के तीर उसके सामने खिलौने साबित हुए। मैंने पूछा कि उन्हें घने जंगल में अंदर तक कौन ले गया था। वांग फेई, जाहिर है वही सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैंने वांग फेई की तरफ देखा। वह अपनी जान से हाथ धो चुका था। उसका सीना फट चुका था, चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उनसे कहा कि इसे दफना दो और बाकी लड़कों को पास के गांव में वैद्य को दिखाने के लिए 360 सिक्के दे दिए। मेरी ये दरियादिली देखकर वे सन रह गए। वांग चुवांग के लिए काम करते हुए उन्हें घायल होने पर कभी एक ढेला तक नहीं मिला था, और यहाँ मैं उनके उन घावों के लिए पैसे दे रहा था जो उनकी खुद की बेवकूफी का नतीजा थे। उन्होंने मुझे चेताया कि वह खूंखार भालू मेरे घर के आसपास ही मंडरा रहा था, जिससे मेरी पत्नियों की जान को खतरा हो सकता था। मैंने उनसे शकरकंद के बारे में भी पूछा। इसे कौन लाया था? झांग होंगदा ने बताया कि यह वांग फेई लाया था। क्या गजब का खेल था किस्मत का। सबसे लापरवाह और बेवकूफ लड़का मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा लेकर आया था। मैंने पूछा कि उसने इसे कहां से खोदा था और मुझे उस जगह का एक धुंधला सा अंदाजा मिल गया। अगली सुबह मैं उसी दिशा में पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। मैंने भालू की तलाश में पूरी नदी घाटी छान मारी, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी लीद और पैरों के निशान मिले। भालू का कोई नामो निशान नहीं था। जाहिर है कि वह वहां से जा चुका था। मैं अपनी तसल्ली के लिए खोजता रहा और तभी मुझे कुछ और मिला। एक टूटे हुए पेड़ के पास लोहे की नाल और घोड़े की लगाम पड़ी थी। किसी विशालकाय जानवर ने घोड़े का पेट फाड़ दिया था। उसके अंदरूनी अंग ज्यादातर खाए जा चुके थे, लेकिन मांस का कुछ हिस्सा बचा था। ये यकीनन उसी भालू का काम था, लेकिन उसने इसे सिर्फ आधा ही क्यों खाया? मैं और अच्छे से देखने के लिए एक चट्टान पर चढ़ गया। नीचे पड़ी एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। भेड़े की खाल की एक बंडी और चमड़े के भारी जूते। यह आदमी हमारे साम्राज्य का नहीं था। यह उत्तरी कबीले के खूंखार बर्बरों का पहनावा था। जानवरों की खाल से बने कपड़े, क्योंकि उनके घास के मैदानों में और कोई साधन नहीं होता। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। मुझे पहले ही चेतावनी मिल चुकी थी कि बर्बर जासूस हमारे प्रांत में काफी अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं। यह मुर्दा आदमी यकीनन उन्हीं में से एक था। घोड़े पर सवार उत्तर का एक जासूस जो भालू से टकरा गया और अपनी जान गंवा बैठा। जंग मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा करीब आ चुकी थी। बर्बर लोग पहले से ही हमारे इलाके की जासूसी कर रहे थे, और युझोऊ, जहां थोड़ी बहुत दौलत और हरियाली बची थी, उनका सबसे पहला और अहम निशाना था। वह मरा हुआ बर्बर जासूस अपने घोड़े से उछलकर चट्टानों से जा टकराया था। मैं महसूस कर सकता था कि इस इलाके में निश्चित तौर पर कोई बहुत बड़ा शिकारी जानवर घूम रहा है। जमीन पर गौर से देखने पर मैंने पाया कि वहां एक नहीं, बल्कि कई घोड़ों की टापों के निशान थे। वे तादाद में ज्यादा थे। मैंने उन निशानों का पीछा किया और नदी के उद्गम स्थल की तरफ ऊपर की ओर बढ़ा। मुझे वह जगह मिल गई। एक खड़ी चट्टान की दरार से पानी बहकर नीचे एक गहरा कुंड बना रहा था, और वहां एक गुफा के मुहाने के पास एक गहरा काला घोड़ा बंधा हुआ था। वह पूरी तरह से चमड़े की काठी, एक घुमावदार तलवार और तीरों के तरकश या खुदाई के औजारों से लैस था। जिस किसी का भी यह घोड़ा था, वह अभी भी जिंदा था। मैंने अपना क्रॉसबो ताना और घात लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद चमड़े का कवच पहने एक ठिगना सा आदमी गुफा से बाहर निकला। उसने बड़ी चालाकी से अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुंड के पास कुछ सूखा हुआ मांस खाया और वापस अंदर चला गया। जब वह दोबारा बाहर आया तो उसके कंधों पर एक सड़ी हुई लाश थी। उसी पल में उसका खौफनाक इरादा समझ गया। वह यहाँ पानी पीने नहीं आया था, वह पानी में जहर घोलने आया था। इन सड़ी गली लाशों को इस कुंड में फेंकने से नीचे बहने वाली हर नदी और झरना जहरीला हो जाएगा। गांव, शहर, जो भी यह पानी पिएगा वह भयंकर बीमारी का शिकार हो जाएगा। ये किसी प्राकृतिक आपदा के भेष में रची गई एक सामूहिक हत्या की साजिश थी। मैंने अपना क्रॉसबो चला दिया, लेकिन ये बर्बर जासूस बचपन से ही घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर होते हैं। उसने तीर के हवा चीरने की आवाज सुन ली और झट से उस लाश को अपनी ढाल बना लिया। भारी तीर उस लाश के आर पार हो गया, लेकिन जासूस की गर्दन को बस छूकर निकल गया। वह बिजली की तेजी से अपने घोड़े की तरफ भागा, जहां उसके हथियार रखे थे। मेरी जगह का खुलासा हो चुका था। मैं एक ऊंचे और घने पेड़ पर चढ़ गया और उसकी डालियों के बीच छिप गया। वह बर्बर घोड़े की पीठ पर नहीं, बल्कि उसके एक तरफ छिपकर सवार होकर निकला। उसने अपना पूरा शरीर घोड़े के पेट से सटा लिया था ताकि कोई उसे निशाना ना बना सके। ये बंजारों की घुड़सवार सेना की जानी मानी तकनीक थी, लेकिन वह एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। ये जंगल घोड़े पर बैठकर लड़ाई करने के लिए बहुत घना था, और मैं अब उसके ठीक ऊपर बैठा था। मैंने एक हाथ से पेड़ की डाल पकड़ी, दूसरे हाथ में क्रॉसबो लिए नीचे की तरफ झूला और उसकी छाती पर एक जोरदार लात जड़ दी। वह उड़ता हुआ घोड़े से नीचे जा गिरा, लेकिन वह बहुत सख्त जान था।
इतनी जोर की मार खाने के बाद भी उसने जमीन पर कलाबाजी खाते हुए अपनी घुमावदार तलवार निकाल ली। उसने मेरे भाले के वार को चकमा दिया, थोड़ा पीछे हटा और दोबारा घोड़े की तरफ भागने की कोशिश की। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसकी तरफ घुमाकर फेंकी। उसने झुककर खुद को बचाया, लेकिन मैंने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। मेरा इरादा उसे उस कुल्हाड़ी से जान से मारने का था ही नहीं। अगर मुझे उसकी जान ही लेनी होती तो मैं पेड़ से ही उसका काम तमाम कर देता। मुझे वह जिंदा चाहिए था। सरकार पकड़े गए बर्बर जासूसों के लिए भारी इनाम देती थी, और एक जिंदा कैदी हमें ऐसी खुफिया जानकारी दे सकता था जिससे नीचे बसे गांवों के अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सके। घूमती हुई कुल्हाड़ी के मोटे हत्थे ने उस बर्बर की खोपड़ी पर एक जोरदार वार किया, और वह किसी पत्थर की तरह वहीं ढेर हो गया। मैंने उसे कसकर बांधा और अपना ध्यान असली खजाने यानी उस घोड़े पर लगाया। वह एक शानदार जानवर था, एकदम गहरा काला, ऊंचा और तगड़ा, जो काठी, तलवार और तीरों के तरकश से पूरी तरह लैस था। शुरू में उस घोड़े ने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। मैंने उसकी लगाम पकड़ी और इतनी जोर से झटका दिया कि उसका सिर नीचे झुक गया, और फिर एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। जब वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हुआ और मेरी आंखों में देखा तो उसे मेरी बात तुरंत समझ आ गई। मैंने अपनी कुल्हाड़ी उसके पेट के पास घुमाए और उसे पूरी बात समझाई। तमीज से पेश आ और अच्छे से खा पी, हो सकता है कि किसी दिन तुझे कोई दासी भी मिल जाए, लेकिन अगर कोई चालाकी की तो अपना कुछ बहुत जरूरी हिस्सा गंवा बैठेगा। घोड़ा मेरी बात पूरी तरह समझ गया। मैंने उस बर्बर जासूस का सूखा मांस खाया, उसे घोड़े पर लादा और घर की तरफ निकल पड़ा। लौटते वक्त मुझे वह जगह मिल गई जहां वांग फेई ने शकरकंद खोदे थे। पूरा का पूरा खेत ही शकरकंदों से भरा था। मैंने कैदी के साथ साथ जितने हो सके उतने शकरकंद घोड़े पर लाद दिए। बेचारा जानवर इतने भारी बोझ से हाँफ रहा था, लेकिन नीचे झूलती कुल्हाड़ी के खौफ से उसने उफ तक नहीं की। वह बर्बर जासूस आधे रास्ते में ही होश में आ गया और गालियां बकने लगा, चिल्लाने लगा कि मैं उसे छोड़ दूं। मैंने उससे पूछा कि पानी में जहर मिलाने के अलावा उनके कितने और जासूस आए हैं और उनके क्या क्या मंसूबे हैं। उसने मुंह खोलने से मना कर दिया। मैंने उसे फिर से एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। जब मैं जंगल से बाहर निकला तो वांग शांग नीचे खेतों में अपने मजदूरों के साथ जंगली सुअरों के हमले से हुए नुकसान को ठीक कर रहा था। सबसे पहले मजदूरों की नजर मुझ पर पड़ी, एक आदमी जो घोड़े की लगाम पकड़े हुए था और उसकी पीठ पर एक कैदी बंधा हुआ था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब उन्होंने कैदी के भेड़े की खाल वाले जूतों को बर्बर कबीले के कपड़ों के रूप में पहचाना तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उत्तर के एक जासूस को जिंदा पकड़ना कोई छोटी बात नहीं थी, इसके लिए सरकार की तरफ से भारी इनाम रखा गया था। वांग चांगक्सिन ने जब अपने मजदूरों को मेरी तारीफों के पुल बांधते सुना तो वह आग बबूला हो गया। वह लाल चेहरे के साथ तमतमाता हुआ आया और मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे गांव के लिए एक पनौती कहने लगा। वह मुझ पर इल्जामों की झड़ी लगाने लगा। तेरे कारण ही तेरे माँ बाप मरे, इस अकाल की वजह भी तू ही है। तेरे शिकार करने के कारण ही जंगली सुअरों ने नीचे आकर मेरे खेत बर्बाद कर दिए। तूने ही उन लड़कों को हथियार देकर वांग फेई को मौत के मुंह में धकेला। और सबसे बड़ी बात, तूने ही धोखे से मेरे भाई को अपनी पत्नी के साथ सुलाया, जिससे वांग खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। यह आखिरी वाली बात सच थी, हालांकि उसके भाई को इसके लिए ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं बस वहां खड़ा मुस्कुराता रहा, उसे भड़ास निकालने दी, ये देखने के लिए कि उसका यह नाटक कहां तक जाता है। वांग चुवानक्सी चीखता रहा, मुझे गांव के लिए एक श्राप बताता रहा, और अकाल, जंगली सुअरों के हमले, वांग फेई की मौत और अपने भाई के उस कांड, सबका ठीकरा मेरे सिर फोड़ता रहा। उसने मेरी नाक पर उंगली उठाए और मुझे एक जानवर कहा। फिर उसने ऐलान किया कि वह गांव के मुखिया के तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुझे हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल रहा है। मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपनी मुखिया की कुर्सी सौंप रहा है। इस बात ने उसे और भी पागल कर दिया। उसने अपने मन में ये बिठा लिया था कि मेरी सारी चाल उसका मुखिया का पद हथियाने के लिए थी, कि मैंने जानबूझकर उसके भाई को अपनी पत्नी के साथ सोने का लालच दिया ताकि वांग खानदान का नाम खराब हो सके। जब मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने उसे धक्का देकर कीचड़ भरे खेत में गिरा दिया तो वह हत्या हत्या चिल्लाता हुआ वहां से खिसक लिया। पूरे रास्ते वह लड़खड़ाता और गिरता रहा। घर लौटते समय मुझे एहसास हुआ कि ये दोनों भाई एक बहुत बड़ा खतरा थे, सीधे तौर पर मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी पत्नियों के लिए। मैं जल्द ही उस बर्बर कैदी को सौंपने के लिए शहर जाने वाला था, और वांग चांगक्सिन और उसका भाई बिल्कुल उस तरह के नीच लोग थे जो मेरे पीछे से कोई गंदी चाल चल सकते थे। मुझे तियान लाओबा और बाकी लोगों को मेरे घर पर नजर रखने के लिए कहना था। वांग चुवानशिन को मैं इतनी आसानी से नहीं मार सकता था क्योंकि वह अभी भी एक सरकारी अधिकारी था, लेकिन उसका भाई वांग चुवानशुवान एक अलग कहानी था। उसकी एक भी गलत हरकत और मैं बिना पलक झपकाए उसकी जान ले लेता। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पीछे वे दोनों भाई पहले ही मेरे खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच चुके थे। वांग चांग हुआन ने अपने भाई के सामने एक पूरी साजिश रची। जैसे ही मैं कैदी को लेकर शहर के लिए निकलूंगा, वे मेरे घर में घुसेंगे, दोनों बहनों की इज्जत लूटेंगे, फिर सबूत मिटाने के लिए घर को आग लगा देंगे और अपने मजदूरों को गवाह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि वे तो खेतों में थे। वांग चांग सू तुरंत इस बात के लिए राजी हो गया। वे अपनी हर बेइज्जती, सुअरों वाले कांड, उस धोखे और गांव में मेरे बढ़ते रुतबे का बदला लेना चाहते थे।
जब मैं घर पहुंचा तो वांग आंगन साफ कर रही थी और वांग चिंग दलिया बना रही थी। उनकी मदद वांग सेंग कर रही थी, जो गांव की एक बुजुर्ग औरत थी। वह एक बहुत ही नेक दिल औरत थी जिसने सेना की भर्ती में अपने दोनों बेटों को और बच्चे को जन्म देते समय अपनी इकलौती बेटी को खो दिया था। जब पुराना लू फोन बहनों को इतनी बेरहमी से पीटता था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, तब इसी औरत ने छुपकर उनकी पीठ पर मरहम लगाया था, उन्हें खाना खिलाया था और बीमारी में उनकी देखभाल की थी। अगर वांग सेंग ने मदद न की होती तो वांग शिन पेट की बीमारी से ही मर गई होती। वह बहनों को अपनी बेटियों की तरह मानती थी और मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे पास आए, उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता और गर्माहट थी। जब मैं घर पहुंचा तो बहनों ने बड़ी झिझक के साथ मुझसे पूछा कि क्या वे हुआन सोनिया को थोड़ा अनाज दे सकती हैं। जंगल में लकड़ियां बीनते समय पहाड़ से गिरकर उसके पति की टांग टूट गई थी और उनके पास 2 दिनों से खाने को एक दाना भी नहीं था। बहनों ने अपनी बड़ी बड़ी घबराई हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। पुराने दिनों में मुझसे कुछ भी मांगने का मतलब था बेरहम पिटाई। मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वे मेरी पत्नियां थीं और घर के ऐसे फैसले वे खुद ले सकती थीं। मेरी बात सुनकर वे इतनी भावुक हो गईं कि लगभग रो ही पड़ी। ये बात कि उन्होंने मुझसे पूछने की हिम्मत जुटाई, यही दिखाता था कि अब वे मुझ पर कितना भरोसा करने लगी थी। जब होंग सोन यंग ने घोड़े से बंधे उस बर्बर जासूस को देखा तो वह चीख पड़ी और बहनों को वहां से दूर खींचने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे शांत किया और शहर की सरकार द्वारा रखे गए 50 तोले चांदी के इनाम के बारे में बताया। फिर उसकी नजर घोड़े पर पड़ी और वह गंभीर हो गई। उसने मुझे चेतावनी दी कि एक सैन्य घोड़े को अपने पास रखना मौत की सजा के बराबर है। मैंने उससे कहा कि मैं सबको यही बताऊंगा कि यह एक जंगली घोड़ा है जिसे मैंने पहाड़ों में काबू किया है। उसने पल भर के लिए सोचा और फिर घोड़े की काठी, लगाम और सेना के बाकी सारे साजो सामान को अपने घर में छिपाने की पेशकश की। उन सबूतों के बिना कोई भी यह साबित नहीं कर सकता था कि वह सेना का घोड़ा है। मुझे समझ आ गया था कि वह असल में क्या कर रही थी। ऐसे सबूतों को अपने पास रखकर जो मुझे फंसा सकते थे, वह खुद को हमारे परिवार के साथ बांध रही थी। यह साबित कर रही थी कि वह हमें कभी धोखा नहीं देगी। और साथ ही अगर मैं कभी फिर से हैवान बन गया तो बहनों को बचाने के लिए वह इसे एक हुक्म के इक्के की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। ये सच में एक बहुत चालाकी भरा कदम था, लेकिन जब मुझे ये समझ आया तब भी मुझे कोई बुरा नहीं लगा। ये बूढ़ी औरत सच में मेरी पत्नियों को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी, इसलिए मैं राजी हो गया। मैंने घोड़े को घर के पिछवाड़े पहाड़ के पास छिपा दिया जहां उसे कोई नहीं खोज सकता था, शकरकंदों को बहुत हिफाजत से रखा और उस कैदी को रात भर के लिए कसकर बांध दिया। मैं उसे कल शहर ले जाऊंगा। रात के खाने में उबला हुआ ढेर सारा मांस और जंगली सब्जियों का दलिया खाते हुए मैं अपनी पत्नियों को घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब उन्होंने मुझे ऐसे देखते हुए पकड़ा तो वे शर्म से लाल हो गईं और अपने कटोरों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। मैंने उनसे कहा कि वे जी भर कर खाएं क्योंकि आज रात उन्हें बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी। खाने के बाद मैंने उन्हें पानी का एक बड़ा बर्तन उबालने को कहा। उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैंने उनसे कहा कि अब नहाने का वक्त हो गया है और आज रात मैं उन्हें कुछ बहुत नई चीजें सिखाने वाला हूँ। नहाने के लिए हमारे पास सिर्फ जानवरों की खाल उतारने के काम आने वाला एक बहुत बड़ा लकड़ी का टब था, लेकिन उसी से काम चल गया। उन दोनों को एक साथ उस टब में सिमटते हुए देखकर मैंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे 3 लोगों के लायक एक बड़ा और असली नहाने का टब बनवाना पड़ेगा। जब वांचिंग बेडरूम के दरवाजे से बाहर आई, एकदम ताजा नहाई हुई, अपने कपड़ों से अपने बदन को छिपाते हुए, उसने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, मैं तैयार हूँ। खैर, बाकी दुनिया के सारे काम कल तक के लिए रुक सकते थे। वह रात हमारे लिए बहुत ही हसीन गुजरी। मैंने बहनों को प्यार के कुछ ऐसे नए तरीके सिखाए जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सुना भी नहीं था। वांचिंग शुरू में बहुत शर्मा रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को पूरी तरह से मुझे सौंप दिया। रात ढलते ढलते वे दोनों पूरी तरह से थककर चूर हो चुकी थी। सुबह होने से पहले मैंने उस बर्बर कैदी को बैलगाड़ी पर लादा और शहर की तरफ निकल पड़ा। मैंने वांचिंग से कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं, वह सोंग यंग को अपने साथ रहने के लिए बुला ले। मैं चाहता था कि तियान लाओ बा घर की रखवाली करे, लेकिन बहनों ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि पति की गैरमौजूदगी में किसी दूसरे मर्द का उनके घर पर पहरा देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। इसलिए वह बूढ़ी औरत ही सबसे सही विकल्प थी। रास्ते में वह बर्बर जासूस बेहोश होने का नाटक करता रहा, इस ताक में कि बैलगाड़ी मुड़ते ही उसे हमला करने का कोई मौका मिल जाए। उसकी इस चालाकी के लिए मैंने उसका हाथ ही तोड़ दिया। उसके बाद उसने कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं की। शहर के दरवाजे पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। पहरेदारों ने जैसे ही उस बर्बर को देखा, उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। जब मैंने उन्हें पूरी बात समझाई तो वे मुझे पूरे सम्मान के साथ सीधे शहर के दफ्तर ले गए। वहां मेरी मुलाकात मेरे साले शाओ यंग से हुई, जो मुझे देखकर दंग रह गया। उसने मुझे आगे की पूरी प्रक्रिया समझाई। जेल का दरोगा कैदी को अपने कब्जे में लेगा और मुझे कागजात सौंपेगा। फिर मैं शहर के खजांची से अपना इनाम वसूल करूंगा। उसने मजाक में कहा कि मेरा इनाम उसकी 2 या 3 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। मैंने भी उसकी झूठी तारीफ कर दी, ये कहकर कि वह भी तो एक बहुत ही कुशल योद्धा है। वह मेरी बातों में आ गया। वह एक सीधा साधा और साफ दिल का इंसान था। तभी जेल का दरोगा बाहर आया।
चेन तियान यू एक विशालकाय दैत्य जैसा आदमी था, मुझसे पूरे एक सिर लंबा, चौड़ाई में मुझसे दोगुना और उसका शरीर फौलादी मांसपेशियों से कसा हुआ था। सेना में भर्ती होने से पहले वह एक कसाई हुआ करता था। जंग के मैदान में वह किसी पागल जानवर की तरह लड़ा था, दर्जनों दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटा था और अपने घावों के कारण लगभग मर ही गया था। जब वह जिंदा बच गया तो उन्होंने उसे शहर का मुख्य जेलर बना दिया। वह पूरे जिले का सबसे ताकतवर और खूंखार लड़ाका था। उसने उस बर्बर जासूस को जमीन से एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे कोई मुर्गी का बच्चा हो, और पुष्टि की कि वह सच में उत्तर का एक जासूस है। फिर उसने अपनी खूंखार आंखों से मुझे घूरा और पूछा कि क्या मुझे पता है कि दुश्मनों के साथ मिले होने की सजा क्या है। 1000 टुकड़ों में काटकर दी जाने वाली खौफनाक मौत। वह मेरा इम्तिहान ले रहा था, ये देखने के लिए कि क्या मैं डर से टूट जाऊंगा। मेरा साला पसीने से भीग गया, उसे डर लग रहा था कि मैं हम दोनों को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दूंगा। लेकिन मैंने बिना पलक झपकाए चेन की आंखों में आंखें डाली और उससे सीधा सवाल किया, क्या उसे लगता है कि मैं अकेले इस जासूस को नहीं पकड़ सकता था, या फिर वह मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा रहा था। ये सुनकर मेरे साले की तो जैसे जान ही निकल गई। लेकिन चेन दिन यू को कोई गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने मुझे एक हैरानी और लगभग सम्मान भरी नजर से देखा। वह मुझसे प्रभावित जरूर था, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा कि वह मेरी इस बात पर तभी यकीन करेगा जब मैं हाथापाई में उसके मुख्य सिपाही को हरा दूं। अगर मैं अपना हुनर साबित नहीं कर पाया तो कोई इनाम नहीं मिलेगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। क्या उसे सच में लगता था कि मैं यहाँ सिर्फ 50 तोले चांदी के लिए आया हूँ? मेरे घर पर 2000 से ज्यादा तोले रखे थे। मैंने उसके मुंह पर सीधा जवाब दिया, अपना पैसा अपने पास रखो। मैं इस जासूस को इसलिए लाया ताकि तुम लोग इससे पूछताछ कर सको और लोगों की जान बचाने के लिए कोई खुफिया जानकारी निकाल सको। मैं चंद चिल्लर के लिए किसी सकस के जानवर की तरह तमाशा नहीं दिखाने वाला। मेरी इस बात ने उसके होश उड़ा दिए। उसे लगा था कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा। एक मामूली गांव वाले का इतनी आसानी से चांदी ठुकरा देना उसकी समझ से परे था। उसे शक हुआ कि मैं कोई दिमागी खेल खेल रहा हूं। फिर भी उसने अपने सिपाही को बुला ही लिया। वह एक मंझले कद का आदमी था, जिसकी भौहों के बीच एक चोट का निशान था और उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। उस सिपाही ने लकड़ी का एक भारी डंडा उठाया, बिल्कुल वैसा ही डंडा जिससे वे कैदियों को पीट पीट कर सच उगलवाते थे, और बिना कोई चेतावनी दिए पूरी ताकत से वह डंडा मेरी तरफ दे मारा। मैंने उस डंडे को सिर्फ एक हाथ से हवा में ही दबोच लिया। यह देखकर वह सिपाही सन रह गया। उसके उस वार में सच में बहुत ताकत थी। चेन ने फुसफुसाते हुए अपने सिपाही से कहा, अपनी पूरी ताकत लगाओ, बस इसे जान से मत मारना। हम एक दूसरे के चारों तरफ गोल घूमने लगे। मैंने लाठी चलाने का एकदम सही पैंतरा लिया, आगे वाला हाथ नीचे की तरफ दबा हुआ और पीछे वाला हाथ ऊपर उठा हुआ। चेन ने तुरंत इस पैंतरे को पहचान लिया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ गया कि यह सेना की खास ट्रेनिंग वाली तकनीक है। सिपाही ने सबसे पहले हमला किया और पूरी ताकत से डंडा घुमाया। मैं एक कदम बगल में हटा और उसका वार रोक लिया। वह लड़ाई में अच्छा था, उसने डंडे को अचानक भाले की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर तेजी से पीछे की तरफ से वार किया। उसके इस दांव ने मुझे थोड़ा चौंका जरूर दिया, लेकिन तकनीक बदलने से उसकी ताकत कम हो गई। मैंने उसके वार से बचने की जहमत तक नहीं उठाई, बल्कि सीधे अपना डंडा उसके हथियार पर दे मारा। उसका डंडा झटके से वापस उसी की तरफ उछला और सीधे उसके चेहरे पर जा लगा। मैंने बिना वक्त गंवाए एक और करारा वार किया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी के अधिकारी डर के मारे मुझसे पीछे हट गए। ये पूरी लड़ाई कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई थी। चेन ने माना कि उसने मुझे पहचानने में गलती की थी और कहा कि उसे अपनी टीम में मेरे जैसे ही किसी आदमी की जरूरत है। उसने मुझे उसी वक्त शहर के दफ्तर में नौकरी की पेशकश दे दी। मेरा साला मुझे मनाने के चक्कर में लगभग अपने ही पैरों में उलझ कर गिर पड़ा। उसने कहा कि जिंदगी में ऐसा मौका सिर्फ एक बार मिलता है। सरकारी नौकरी, मुफ्त का खाना और मकान और जीवन भर की पक्की सुरक्षा। उसके अपने पिता ने उसे यह निचले दर्जे की नौकरी दिलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था और बहुत सारे जुगाड़ लगाए थे। मैंने उसके मुंह पर ही साफ मना कर दिया। एक सिपाही की तनख्वाह उस कमाई के सामने धूल के बराबर थी जो मैं शिकार करके कमा रहा था। अगर वह मुझे खुद अपनी कुर्सी भी दे देता तब भी मुझे इस बारे में बहुत सोचना पड़ता। मेरे घर पर 2 खूबसूरत पत्नियां थीं, मुझे अपनी जमीनें खरीदनी थी और अपना एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा करना था। भला मैं इन सरकारी बाबुओं के हुक्म का गुलाम बनने के लिए अपनी वह जिंदगी क्यों छोड़ता? चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी ने भी उसकी सीधी पेशकश को ऐसे नहीं ठुकराया था। मेरा साला घबरा गया और मेरी तरफ से माफी मांगने लगा, मुझसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की मिन्नतें करने लगा। मेरा साला मुझे चेन का प्रस्ताव मानने के लिए लगातार धकेलता रहा, यहां तक कि हताशा में उसने मुझे लात तक मार दी। उसकी नीयत साफ थी, वह अपनी बहन को हमेशा के लिए एक पहाड़ी गांव में सड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया था। घर पर मैं जो कुछ बना रहा था उसके सामने एक सरकारी तनख्वाह की कोई हैसियत नहीं थी। तभी एक मुंशी ने चेन के कान में फुसफुसा कर बताया कि शहर के मजिस्ट्रेट का भतीजा ठीक उसी पद को भरने के लिए आ रहा है। चेन गालियां बकने लगा, लेकिन उसे भी राजनीति के हिसाब से चलना था। उसने मेरे इनाम के कागजों पर दस्तखत किए और मुझे जाने दिया।
मैंने मन ही मन चेन के बारे में एक बात गांठ बांध ली, उसके जैसा ताकतवर और उसूलों वाला आदमी भविष्य में मेरे बहुत काम आ सकता है, बशर्ते मैं भी उतनी ऊंचाई तक पहुंच जाऊं। मैंने अपने 50 तोले चांदी के सिक्के लिए और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। गांव के चौराहे पर मैंने तियान लाओ बा को मेरा इंतजार करते हुए पाया। वह बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। उसने कांपते हुए बताया कि घर पर बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मेरे तीनों आदमी धूल मिट्टी में सने हुए, बुरी तरह घायल और सूजे हुए लग रहे थे। लंगड़ा कर चलने वाले यांग के चेहरे पर खरोंचे थी। मैं पागलों की तरह भागता हुआ अपने दरवाजे पर पहुंचा। पूरा आंगन तहस नहस हो चुका था। सोंग यंग जमीन पर खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। मेरी दोनों पत्नियां उसके पास डरी सहमी बैठी कांप रही थी। मैंने एक नजर देखा और मुझे सब समझ आ गया कि क्या हुआ था। वांग शुवान और तियान लाओबा ने हाँफते हुए बताया, वे मेरी पत्नियों का हालचाल लेने आए थे, तभी उन्हें अंदर से चीखने की आवाजें सुनाई दी। वांग चुवान हसुआंग ने बहनों को अगवा करने की कोशिश की थी। अगर सोंग यंग खुद को बीच में न ले आती और अपने शरीर से उन्हें न बचाती, जबकि वह दरिंदा उसे डंडे से बेरहमी से पीट रहा था, तो वह उन दोनों को उठाकर ले जाता। वे तीनों आदमी बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंच गए थे। बहनें फूट फूट कर रोते हुए मेरे सीने से लग गईं। मैंने उनकी कलाइयों पर रस्सियों के निशान और उनके हाथों पर कटने के निशान देखे। मेरे अंदर गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, वैसा मैंने अपने भाड़े के सैनिक होने के दिनों के बाद से कभी महसूस नहीं किया था। मेरी पत्नियों पर हाथ डालना मेरे पुरखों की कब्रें खोदने के बराबर था। अब इसका सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता था। मैंने तियान लाओबा को चांदी के 2 तोले दिए और हुक्म दिया कि वह तुरंत सोंग यंग को अगले गांव के सबसे अच्छे वैद्य के पास ले जाए। अगर वह और ये तीनों आदमी ना होते तो आज सब कुछ बर्बाद हो चुका होता। मैं उन सब का उम्र भर का कर्जदार रहूंगा। मैंने बहनों को अंदर जाने को कहा। आगे जो खौफनाक मंजर होने वाला था वह उनके देखने लायक नहीं था। वांग चुवान पहले से ही जमीन पर बंधा पड़ा था, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था और तियान लाओबा के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। जब उसने मुझे देखा तो वह किसी कीड़े की तरह तड़पने लगा, रेंगकर भागने की कोशिश करने लगा। डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई थी। मैंने वही खून से सना डंडा उठाया जिससे उसने सोंग यंग को पीटा था। ये वही डंडा था जिससे मैं जानवरों का चारा मिलाता था। मेरे पहले ही वार ने उसकी खोपड़ी चटका दी। चारों तरफ खून के फव्वारे फूट पड़े। दूसरे वार ने उसे बेहोश कर दिया। उसका सिर किसी कुचले हुए फल की तरह पिचक गया था। लेकिन मेरी आग अभी बुझी नहीं थी। उसे इतनी आसानी से मरने देना काफी नहीं था। मैंने उस डंडे को उसकी दोनों टांगों के बीच रखा और अपनी पूरी ताकत से एक खौफनाक वार किया। जब वह आखिरी वार पड़ा तो वांग चेउंग हसुआंग की चीख ने पूरे गांव का सीना चीर दिया। वह दर्द से जमीन पर तड़पने लगा और उसके मुंह से कपड़ा बाहर गिर गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और एक बार फिर पूरे क्रोध के साथ उस डंडे को उसकी खोपड़ी पर दे मारा। उसका सिर पूरी तरह से फट चुका था, लेकिन मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैंने उससे पूछा कि उसने किस हाथ से मेरी पत्नी के हाथों में रस्सियां बांधी थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी से उसका वह हाथ धड़ से अलग कर दिया और फिर उसका दूसरा हाथ भी काट डाला। फिर मैंने उसकी दोनों आंखें निकाल ली। इन्हीं नीच आंखों से उसने मेरी औरतों को देखा था। फिर उसकी दोनों टांगें काट दी जिनसे चलकर वह मेरे आंगन में घुसा था। अंत तक उसके शरीर का कोई भी हिस्सा पहचानने लायक नहीं बचा था। जो कुछ भी उसका बचा था, मैंने उसे नदी के किनारे उस पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ के पास ले जाकर छोड़ दिया। उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग करके रखा ताकि पूरा गांव ये खौफनाक अंजाम देख सके। उसके कटे हुए हाथ पेड़ की डालियों से लटक रहे थे। उसका बिना आंखों और बिना अंगों वाला धड़ पेड़ के नीचे घुटनों के बल रखा था। इस खौफनाक चेतावनी को समझने में किसी को कोई गलती नहीं हो सकती थी। जब वांग चांगक्सिन ने ये खबर सुनी तो वह अपने मजदूरों के साथ पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने भाई की इस खौफनाक लाश को बस एक नजर देखा और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। स्टोरी का ये पार्ट यही खत्म होता है। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।